आज की कहानी आपको हिलाकर रख देगी। इसमें प्यार, धोखा, मौत, फांसी सब है। कहानी शुरू होती है। रात के 2 बज रहे थे। लखनऊ की सुनसान सड़क पर बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिर रही थीं। सड़क के किनारे खड़ी काली एसयूवी की हेडलाइट्स बंद थीं, लेकिन उसके अंदर 2 लोग बैठे थे, आरव और नायरा। नायरा की आंखों में डर था, आरव के चेहरे पर बेचैनी। तुमने कहा था सब ठीक हो जाएगा, नायरा ने कांपती आवाज में कहा। आरव ने स्टीयरिंग पर हाथ कसते हुए जवाब दिया, मैंने कहा था कि मैं संभाल लूंगा। लेकिन तुमने उसे मारने की जरूरत क्यों समझी? नायरा की सांसें तेज हो गईं। वो हमें बर्बाद कर देता आरव, वो तुम्हें जेल भिजवा देता। उसने सब जान लिया था, हमारे बारे में, पैसों के बारे में। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उनके पैरों के नीचे कार की डिक्की में एक लाश पड़ी थी, कबीर की लाश। कबीर, जो कभी आरव का सबसे अच्छा दोस्त था। 3 महीने पहले सब कुछ अलग था। आरव, कबीर और नायरा तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आरव और कबीर बचपन के दोस्त थे। बिजनेस शुरू करने का सपना दोनों ने साथ देखा था। नायरा कॉलेज में नई आई थी, खूबसूरत, समझदार और महत्वाकांक्षी। आरव को उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था। कबीर भी उससे प्रभावित था, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। आरव और नायरा का रिश्ता जल्दी ही गहरा हो गया। रात रात भर बातें, चोरी छुपे मुलाकातें, भविष्य के सपने। लेकिन नायरा के मन में कुछ और चल रहा था। वो गरीब परिवार से थी, उसके पिता पर कर्ज था, उसे पैसा चाहिए था, बहुत सारा पैसा। आरव ने अपने पिता की कंपनी से गुप्त रूप से 5 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। उसने सोचा था कि वो पैसे से अपना स्टार्टअप शुरू करेगा और फिर सब लौटा देगा। लेकिन नायरा ने उसे समझाया कि इतने पैसे से वो दोनों विदेश भाग सकते हैं, नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। कबीर को शक हो गया था। एक दिन उसने आरव के लैपटॉप में बैंक ट्रांजैक्शन देख लिया। उसने सब समझ लिया। तू पागल हो गया है क्या? कबीर ने गुस्से में कहा था। ये चोरी है आरव, अंकल तुझे बर्बाद कर देंगे। आरव चुप रहा। नायरा ने कबीर को अलग ले जाकर कहा, तुम समझ क्यों नहीं रहे? हम बस कुछ महीनों में पैसे वापस कर देंगे। कबीर ने उसकी आंखों में देखा, उसे सच्चाई दिख गई। तुम दोनों भागने की सोच रहे हो, उसने कहा था। उस दिन से कबीर बदल गया। उसने आरव को समझाने की कोशिश की, लेकिन आरव अब नायरा के प्यार में अंधा था। कबीर ने आखिरकार फैसला किया कि वो आरव के पिता को सब बता देगा। उसी रात नायरा ने आरव से कहा, अगर कबीर ने मुंह खोला तो सब खत्म हो जाएगा। तो क्या करें? आरव ने पूछा। नायरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। और फिर वो रात आई। नायरा ने कबीर को फोन किया, कहा कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। कबीर आया। वो अब भी आरव को बचाना चाहता था। सुनसान फार्म हाउस में तीनों आमने सामने खड़े थे। मैं अंकल को सब बता दूंगा, कबीर ने साफ कहा। तुझे बचाने के लिए? आरव चिल्लाया। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? दोस्त हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। नायरा अचानक पीछे से आए और उसने लोहे की रॉड कबीर के सिर पर दे मारी। एक वार, फिर दूसरा। कबीर जमीन पर गिर पड़ा, खून बहने लगा। आरव स्तब्ध खड़ा था। तुमने क्या किया? नायरा हौंफ रही थी। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। कबीर अभी जिंदा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आरव, ये लड़की तुझे भी मार देगी। नायरा ने फिर वार किया। इस बार कबीर हिलना बंद कर चुका था। बारिश तेज हो गई। आरव के हाथ कांप रहे थे। हमने उसे मार दिया। नायरा ने उसका चेहरा पकड़ा। हमने नहीं, मैंने। और अब अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा, तो मैं सब बता दूंगी कि पैसे तुमने चुराए थे। आरव फंस चुका था। वो दोनों लाश को कार की डिक्की में डालकर निकल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फार्म हाउस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। अगली सुबह कबीर की लाश जंगल के पास मिली। पुलिस को सूचना मिली। इंस्पेक्टर राघव केस संभाल रहे थे। राघव सख्त और ईमानदार अफसर था। उसने लाश देखी, सिर पर गहरे वार के निशान,
ये गुस्से में किया गया मर्डर है, उसने कहा। जांच शुरू हुई। कबीर के फोन की कॉल डिटेल्स निकाली गईं। आखिरी कॉल नायरा की थी। पुलिस कॉलेज पहुंची। नायरा ने रोने का नाटक किया। वो मेरा अच्छा दोस्त था, मुझे नहीं पता वो वहां क्यों गया। आरव ने भी दुख जताया, लेकिन राघव की नजरें उन दोनों पर टिक गईं। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। सीसीटीवी फुटेज निकलवाया गया। फार्म हाउस के बाहर काली एसयूवी दिखी। गाड़ी का नंबर साफ नहीं था, लेकिन मॉडल वही था जो आरव के पास था। राघव ने आरव को थाने बुलाया। कल रात तुम कहाँ थे? राघव ने पूछा। घर पर, आरव ने कहा। कोई गवाह? नहीं, मैं अकेला था। राघव मुस्कुराया। अकेले लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। उधर नायरा ने नया प्लान बनाया। हमें शहर छोड़ना होगा, उसने कहा। लेकिन पुलिस ने आरव की कार जब्त कर ली। डिक्की में खून के धब्बे मिले। आरव के हाथों के निशान लोहे की रॉड पर मिले, जो फार्म हाउस के पीछे झाड़ियों में मिली थी। आरव टूट गया। पूछताछ में उसने कहा, मैंने नहीं मारा, नायरा ने। नायरा ने सब कुछ आरव पर डाल दिया। उसने कबीर को पैसे के लिए मारा। मैं तो वहां उसे रोकने गई थी, उसने बयान दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया में खबर फैल गई, दोस्ती, प्यार और पैसे के लिए मर्डर। जेल की कोठरी में आरव अकेला बैठा था। उसे कबीर की आवाज सुनाई देती, ये लड़की तुझे भी मार देगी। उसे समझ में आ चुका था कि वो सिर्फ एक मोहरा था। कुछ हफ्तों बाद चार्जशीट दाखिल हुई। धारा 302 हत्या। ट्रायल शुरू हुआ। नायरा के वकील ने कहानी बदल दी। उसने कहा कि आरव मानसिक रूप से अस्थिर था, पैसे के दबाव में था और उसी ने कबीर को मारा। आरव के पिता ने उसे बचाने से इनकार कर दिया। जिस बेटे ने चोरी की, वो मेरा बेटा नहीं, उन्होंने कहा। कोर्ट में गवाह पेश हुए। सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। फुटेज में नायरा का वार साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आरव कबीर के पास खड़ा दिख रहा था। लोहे की रॉड पर उसके फिंगरप्रिंट थे। नायरा ने कोर्ट में रोते हुए कहा, मैंने उसे रोकने की कोशिश की। आरव ने चीखकर कहा, झूठ बोल रही है ये। जज ने हथौड़ा बजाया। शांति रखें। महीनों तक सुनवाई चली। आखिरकार फैसला सुनाने का दिन आया। कोर्ट खचाखच भरी थी। जज ने कहा, सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरव ने जानबूझकर कबीर की हत्या की। आरव की आंखें फैल गईं। और यह अपराध जघन्य है, इसलिए अदालत आरोपी आरव को फांसी की सजा सुनाती है। नायरा बरी हो गई। आरव जमीन पर बैठ गया। उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। जेल में उसे मौत की सजा का इंतजार करना था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फैसले के 2 दिन बाद इंस्पेक्टर राघव को एक अनजान लिफाफा मिला। उसमें एक पेन ड्राइव थी। राघव ने उसे चलाया। उसमें फार्म हाउस का अंदरूनी वीडियो था, जहां नायरा साफ दिखाई दे रही थी, लोहे की रॉड से वार करते हुए। राघव की आंखें सख्त हो गईं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, नायरा, उसने धीरे से कहा। और उसी पल जेल में आरव को खबर मिली कि उसकी फांसी की तारीख तय हो चुकी है। सिर्फ 30 दिन बाकी थे। आरव की कोठरी के बाहर हर सुबह सन्नाटा गूंजता था। लोहे की सलाखों के पीछे बैठा वो दिन गिन रहा था। 30 दिन, फिर 25, फिर 20। उधर इंस्पेक्टर राघव ने पेन ड्राइव का वीडियो कई बार देखा। फुटेज साफ था, नायरा पीछे से वार कर रही थी। लेकिन सवाल ये था कि ये वीडियो किसने भेजा। फार्म हाउस के अंदर कोई और कैमरा नहीं था, मतलब किसी ने जानबूझकर रिकॉर्ड किया था। राघव ने फार्म हाउस के केयरटेकर को उठवाया। पहले वो मुकर गया, फिर टूट गया। साहब, उस रात मैं अंदर था। मुझे पहले से शक था, इसलिए मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। डर गया था, पुलिस में फंस जाता तो अब फंसेगा, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। राघव ने तुरंत कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन फांसी पर रोक लगने में समय था। सिस्टम धीमा था। उधर नायरा आज़ाद थी। उसने 5 करोड़ में से बचे पैसे निकाल लिए थे। शहर छोड़ने की तैयारी कर रही थी।
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राघव की नज़रें अब हर पल उस पर थीं। राघव ने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाईं। एक नया नाम सामने आया, विक्रम मल्होत्रा। विक्रम एक बिल्डर था और नायरा का पुराना परिचित। जांच में पता चला कि नायरा का असली प्लान आरव के साथ भागना नहीं था। वो विक्रम के साथ मिलकर पैसे हड़पना चाहती थी। विक्रम पहले से शादीशुदा था, लेकिन नायरा उसकी कमजोरी बन चुकी थी। राघव ने विक्रम को भी पूछताछ के लिए बुलाया। मैं उसे बस जानता हूँ, विक्रम ने कहा। उस रात मैं शहर में नहीं था, लेकिन उसके फोन की लोकेशन कुछ और कह रही थी। उसी रात वो फार्म हाउस के पास था। राघव ने दबाव बढ़ाया। विक्रम टूट गया। मैं वहां था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा, उसने कहा। नायरा ने मुझे कहा था कि वो आरव को फंसा देगी। पैसे हमारे होंगे। जेल में आरव को ये सब नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि हर सुबह फांसी की रस्सी का ख्याल उसे भीतर से तोड़ देता है। एक दिन राघव उससे मिलने आया। सच बताओ, राघव ने कहा। आरव की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ पछतावा। मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैं उसे रोक भी नहीं पाया, उसने कहा। मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ। राघव ने पहली बार उसकी आंखों में सच्चाई देखी। कोर्ट में वीडियो पेश किया गया। हंगामा मच गया। नायरा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में खबर फैल गई, फर्जी गवाही, झूठा प्यार, धोखा। नायरा ने पहले सब नकारा, फिर जब विक्रम ने बयान दिया तो उसका चेहरा बदल गया। हाँ, मैंने मारा, उसने आखिरकार कहा। लेकिन मैं अकेली नहीं थी। आरव भी उतना ही जिम्मेदार है। केस फिर से चला। इस बार सबूत साफ थे। जज ने फैसला सुनाया, नायरा को उम्र कैद। आरव की फांसी की सजा रद्द कर दी गई, लेकिन उसे चोरी और साजिश में शामिल होने के लिए 10 साल की सजा मिली। जेल में दोनों अलग अलग बैरकों में थे। आरव हर रात सोचता, अगर उस रात उसने कबीर का साथ दिया होता तो। नायरा जेल में भी शांत नहीं बैठी। विक्रम ने उससे मुंह मोड़ लिया था। पैसे पुलिस ने जब्त कर लिए थे। 1 साल बीता। एक दिन जेल में खबर फैली, नायरा ने अपनी बैरक में एक महिला कैदी से झगड़ा किया। झगड़ा इतना बड़ा कि उसने छिपाकर रखी ब्लेड से उस कैदी का गला काट दिया। दूसरा मर्डर। अब केस और गंभीर हो गया। कोर्ट ने इसे क्रूर और सोची समझी हत्या माना। इस बार फैसला जल्दी आया। नायरा को फांसी की सजा, जज ने कहा। जेल की दीवारों में सन्नाटा छा गया। फांसी से एक रात पहले नायरा को नींद नहीं आई। उसे याद आया, कबीर का खून, आरव की आंखें, विक्रम की मुस्कान। फांसी की सुबह वो चुप थी। जब जल्लाद ने रस्सी उसके गले में डाली, उसने सिर्फ एक शब्द कहा, प्यार। और तख्ता खिसक गया। आरव को ये खबर 2 दिन बाद मिली। वो घंटों चुप बैठा रहा। उसने सोचा था कि वो नायरा से नफरत करेगा, लेकिन अंदर कहीं प्यार अभी भी जिंदा था। साल गुजरते गए। 10 साल की सजा पूरी होने पर आरव रिहा हुआ। वो शहर लौटा, लेकिन सब बदल चुका था। कबीर के घर के सामने खड़ा होकर उसने दरवाजा खटखटाया। कबीर की माँ ने दरवाजा खोला। उन्होंने उसे देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। आरव सड़क पर खड़ा रह गया। उसके पास न दोस्त थे, न परिवार, न प्यार। कुछ महीनों बाद खबर आई, आरव ने उसी फार्म हाउस में खुद को गोली मार ली, जहां से सब शुरू हुआ था। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, आत्महत्या। फार्म हाउस में आरव की लाश मिलने के बाद केस औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया। फाइल पर आखिरी मोहर लगी, आत्महत्या। लेकिन इंस्पेक्टर राघव को कुछ अजीब लगा। आरव के हाथ में जो पिस्तौल मिली थी, उस पर उसके फिंगरप्रिंट तो थे, लेकिन ट्रिगर पर किसी और के भी हल्के निशान थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा था, संभवतः पुराने प्रिंट। राघव ने फाइल दोबारा खोली। आरव की मौत से 1 हफ्ता पहले उसकी मुलाकात एक अज्ञात व्यक्ति से हुई थी। जेल से रिहा होने के बाद वह अकेला था। फिर अचानक उसके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा हुए थे। किसने भेजे? जांच में पता चला, पैसे एक शेल कंपनी के जरिए ट्रांसफर हुए थे। उस कंपनी का मालिक विक्रम मल्होत्रा का छोटा भाई करण मल्होत्रा।
विक्रम की मौत 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी थी। लेकिन क्या वो वाकई दुर्घटना थी? पुरानी फाइलें खंगाली गईं। विक्रम की कार ब्रेक फेल होने से खाई में गिरी थी। ब्रेक लाइन कटी हुई मिली थी, लेकिन केस को दुर्घटना मानकर बंद कर दिया गया था। राघव ने कड़ियां जोड़नी शुरू की। नायरा जेल में थी जब विक्रम मरा, लेकिन करण बाहर था और करण को सब पता था, पैसों का खेल, धोखा, मर्डर। राघव ने करण को बुलाया। करण शांत था। आप क्या साबित करना चाहते हैं? तुमने आरव को पैसे दिए, राघव ने कहा। हाँ, करण ने बिना हिचक जवाब दिया। उसने जेल में मेरे भाई के खिलाफ बयान नहीं दिया। वो चाहता तो विक्रम भी फंसता। उसने चुप्पी रखी और बदले में तुमने उसे मारा। करण मुस्कुराया। मैंने नहीं मारा, वो खुद मरना चाहता था। राघव ने टेबल पर फॉरेंसिक रिपोर्ट फेंकी। ट्रिगर पर तुम्हारे प्रिंट हैं। कुछ पल की चुप्पी। करण की आंखें बदल गईं। हाँ, उसने धीरे से कहा। मैं वहां था। मैंने उसे मारा नहीं, बस उसे रास्ता दिखाया। मतलब, मैंने उसे कहा कि अगर वो जिंदा रहा तो मैं उसे कबीर के पिता की हत्या में फंसा दूंगा। राघव चौंक गया। कबीर के पिता? 2 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक ने कुचल दिया। ड्राइवर गायब। राघव को जैसे कर्क लगा। एक और मौत। करण बोला। खेल शुरू नायरा ने किया था, लेकिन खत्म मैंने किया। जिसने मेरे भाई को इस्तेमाल किया, जिसने पैसे के लिए सब किया, उन सबको खत्म होना था। तो कबीर के पिता? राघव ने दांत भींचे। उन्होंने केस दोबारा खोलने की कोशिश की थी। मुझे सब खोना नहीं था। राघव ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जेल में करण चुप था। कोर्ट में उसने बयान बदला। सबूत अपर्याप्त थे। कबीर के पिता के केस में गवाह नहीं मिला। आरव की मौत को आत्महत्या ही माना गया। करण जमानत पर बाहर आ गया। एक रात राघव अपने घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी। अचानक पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आया। ब्रेक की चीखती आवाज और फिर सन्नाटा। अगली सुबह खबर थी, इंस्पेक्टर राघव की सड़क दुर्घटना में मौत। ड्राइवर फरार, केस बंद। कुछ महीने बाद करण विदेश चला गया। फार्म हाउस अब भी खड़ा था, वीरान। लोग कहते थे वहां रात को आवाजें आती हैं, चीखें, रोने की आवाज, किसी के कदमों की आहट। कबीर, नायरा, आरव और अब राघव। प्यार ने धोखा दिया, धोखे ने मर्डर जन्मा, मर्डर ने जेल दी, जेल ने फांसी, और जो बचे उन्हें भी मौत ने चुप करा दिया। सच कभी अदालत में साबित नहीं हुआ, लेकिन खून की गंध उस जमीन से कभी नहीं गई। करण विदेश चला गया, लेकिन उसके जाने से शहर की हवा साफ नहीं हुई। राघव की मौत के बाद केस औपचारिक रूप से बंद कर दिए गए। फाइलें अलमारी में चली गईं। कागजों पर मुहर लग गई, दुर्घटना, आत्महत्या, अपर्याप्त सबूत। लेकिन सच कभी पूरी तरह दफन नहीं होता। कबीर की छोटी बहन अनुष्का ने हार नहीं मानी। जब कबीर मरा था, वो सिर्फ 17 साल की थी। अब वो 22 की हो चुकी थी। कानून की पढ़ाई कर रही थी। उसने हर खबर, हर दस्तावेज, हर तारीख याद रखी थी। उसे पता था कि उसका भाई गलत नहीं था। एक रात उसने अपने कमरे में पुरानी फाइलें खोलीं। कबीर का फोन, जो पुलिस ने लौटाया था, उसमें एक वॉइस नोट था, जो कभी मीडिया तक नहीं पहुंचा। उसने प्ले किया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना, मैं आरव को बचाने की कोशिश कर रहा था, नायरा पर भरोसा मत करना। आवाज टूट गई। अनुष्का की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू के साथ आग भी थी। उसी समय उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सच जानना है तो फार्म हाउस आओ। आधी रात। वो डर गई, लेकिन गई। फार्म हाउस अब और भी खंडहर हो चुका था। टूटी खिड़कियां, जंग लगी गेट, अंदर अंधेरा। वो अंदर गई। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अनुष्का ने मुड़कर देखा। करण, तुम। उसकी आवाज कांपी। करण ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारा भाई बहुत जिद्दी था। तुम भी वैसी ही हो। तुमने सब किया है, अनुष्का बोली। कबीर, उसके पापा, आरव और राघव।
करण ने ताली बजाई। बुद्धिमान लड़की। क्यों? अनुष्का चीखी। करण की आंखों में ठंडक थी। क्योंकि मेरे भाई को इस्तेमाल किया गया। नायरा ने उसे मोहरा बनाया। आरव ने पैसे चुराए। कबीर ने सब बिगाड़ा। और तुम्हारे पिता ने केस खोलने की कोशिश की। जो भी रास्ते में आया हट गया। तुम बच नहीं पाओगे, अनुष्का ने कहा। करण ने जेब से पिस्तौल निकाली। तुम भी नहीं। उसी पल बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। करण चौंका। अनुष्का ने फोन अपनी मुट्ठी से गिराया। उसने कॉल रिकॉर्डिंग चालू रखी थी और लाइव लोकेशन अपने दोस्त को भेज दी थी। करण ने गुस्से में ट्रिगर दबाया। गोली चली। अनुष्का गिर गई। पुलिस अंदर घुसी। करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार बच नहीं पाया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अनुष्का अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। 3 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। अब 4 मौतें हो चुकी थीं। केस फिर खुला। इस बार मीडिया और जनता का दबाव था। कोर्ट में करण के खिलाफ रिकॉर्डिंग पेश हुई। उसकी आवाज साफ थी, जो भी रास्ते में आया हट गया। कबीर के पिता की दुर्घटना, राघव की मौत, आरव की संदिग्ध आत्महत्या, सबकी फाइलें जोड़ी गईं। महीनों तक सुनवाई चली। करण का वकील बोला कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं, लेकिन इस बार हालात अलग थे। जज ने कहा अपराध की श्रृंखला, स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग और परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपी को दोषी सिद्ध करते हैं। फैसला आया। धारा 302, 307, 120 बी। मृत्युदंड। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। करण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जेल में उसे वही कोठरी मिली जहां कभी आरव था। फांसी की तारीख तय हुई। फांसी से एक दिन पहले जेलर ने पूछा आखिरी इच्छा। करण ने कहा मुझे फार्म हाउस की मिट्टी चाहिए। उसे एक मुट्ठी मिट्टी दी गई। उसने उसे सूंघा और हंस पड़ा। यहीं से सब शुरू हुआ और यहीं खत्म। सुबह तख्ता खिसका, रस्सी झूली, करण की सांस रुक गई। मीडिया ने इसे न्याय कहा, लेकिन शहर में अब भी खामोशी थी। कबीर का घर बंद पड़ा था। अनुष्का की तस्वीर पर माला टंगी थी। आरव और नायरा की कहानी अब सिर्फ फाइलों में थी। फार्म हाउस आखिरकार तोड़ दिया गया। जमीन पर नया मॉल बना। लोग खरीदारी करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि इसी जमीन पर कभी प्यार ने जन्म लिया था, फिर धोखे में बदला था और आखिरकार खून से रंग गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मॉल बन गया था, भीड़ लौट आई थी, रोशनी चमक रही थी, लेकिन जमीन के नीचे दबी कहानियां खत्म नहीं हुई थीं। शहर ने सोचा कि अब सब शांत है, लेकिन कुछ फाइलें ऐसी थीं जो आधिकारिक रूप से बंद होने के बावजूद भीतर से खुली रह गई थीं। राघव की मौत के बाद उसकी निजी डायरी पुलिस मुख्यालय की एक अलमारी में सील कर दी गई थी। किसी ने उसे दोबारा देखने की कोशिश नहीं की। पर एक दिन क्राइम ब्रांच में नई नियुक्ति हुई एसीपी मीरा चौहान। उसने पुराने हाई प्रोफाइल केस पढ़ने शुरू किए। जैसे ही उसने आरव, नायरा, कबीर, करण और राघव से जुड़े दस्तावेज देखे, उसे पैटर्न दिखा। हर मौत के पहले एक आर्थिक लेन देन, हर अपराध के बाद कोई तीसरा फायदा उठाने वाला। मीरा ने राघव की डायरी मंगवाई। उसमें आखिरी पन्ने पर एक नाम बार बार लिखा था, SV। कोई पूरा नाम नहीं, सिर्फ शुरुआती अक्षर। मीरा ने बैंक रिकॉर्ड निकलवाए। 5 करोड़ की चोरी के बाद जिन खातों में रकम घुमाई गई थी, उनमें से एक शेल कंपनी का अंतिम लाभार्थी था, संजय वर्मा। शहर का बड़ा कारोबारी, राजनीति से गहरा संबंध, कई प्रोजेक्ट्स में विक्रम मल्होत्रा का पार्टनर। मीरा ने चुपचाप निगरानी शुरू की। पता चला कि मॉल बनाने वाली कंपनी में भी संजय की हिस्सेदारी थी। वही जमीन जो कभी फार्म हाउस थी, वही खून से सनी मिट्टी, वही जगह अब करोड़ों का प्रोजेक्ट बन चुकी थी। मीरा को शक हुआ कि क्या पूरा खेल जमीन हथियाने के लिए था। उसने पुराने रजिस्ट्री पेपर निकलवाए। फार्म हाउस कबीर के पिता के नाम था। कबीर की मौत के बाद, फिर उनके पिता की दुर्घटना के बाद, जमीन कानूनी विवाद में गई और आखिरकार औने पौने दाम में नीलाम हुई। खरीददार संजय वर्मा की कंपनी। मीरा ने केस दोबारा खोलने का प्रस्ताव रखा,
लेकिन ऊपर से दबाव आया, पुराने मामलों को मत छेड़ो। उसने अनसुना किया। एक रात वह अकेले मॉल के बेसमेंट में गई। वहीं नीचे पुराने फार्म हाउस की नींव के अवशेष अब भी दबे थे। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसी समय उसके फोन पर मैसेज आया, बहुत गहराई में मत जाओ। नंबर प्राइवेट था। मीरा नहीं डरी। उसने संजय वर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया। संजय मुस्कुराया, आपको लगता है मैंने सब प्लान किया? मीरा ने कहा, आप विक्रम के पार्टनर थे, करण के संपर्क में थे, जमीन आपको मिली, मॉल आपका है। बहुत संयोग हैं। संजय झुका और धीमे स्वर में बोला, संयोग नहीं, अवसर। मीरा ने रिकॉर्डिंग चालू रखी। संजय ने सीधा स्वीकार नहीं किया, पर संकेत साफ थे। लोग लालच में खुद मरते हैं, मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसने कहा। उसी रात मीरा की गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ, लेकिन वो बच गई। उसने समझ लिया कि अब ये सिर्फ जांच नहीं, जंग है। उसने मीडिया को गुमनाम दस्तावेज भेजे, शेल कंपनियों के लिंक, जमीन के कागज, बैंक ट्रेल। खबर फैल गई। विपक्षी नेताओं ने मुद्दा उठाया। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। विशेष जांच दल बनी। इस बार सबूत डिजिटल थे, मिटाए नहीं जा सकते थे। विक्रम और करण के पुराने ईमेल सवा से रिकवर किए गए। एक मेल में लिखा था, पहले दोस्ती टूटेगी, फिर परिवार बिखरेगा, फिर जमीन हमारी होगी। भेजने वाला SV। जांच तेज हुई। संजय के घर छापा पड़ा। हार्ड ड्राइव जब्त हुई। उसमें फार्म हाउस की पुरानी तस्वीरें, नायरा और विक्रम की मुलाकातों की रिकॉर्डिंग और एक फाइल, प्रोजेक्ट रिडेम्पशन। फाइल में पूरा प्लान था, आरव को पैसे की जरूरत में धकेलना, नायरा को मोहरा बनाना, कबीर को रास्ते से हटाना, जमीन विवाद खड़ा करना और अंत में मॉल बनाकर 100 गुना मुनाफा कमाना। कोर्ट में सबूत रखे गए। संजय ने आखिरी कोशिश की, गवाह खरीदने की, दस्तावेज जलाने की, लेकिन डिजिटल कॉपी पहले ही सुरक्षित थी। फैसला आया, आपराधिक साजिश, कई हत्याओं में अप्रत्यक्ष भूमिका, साक्ष्य मिटाने का प्रयास। उम्र कैद नहीं, बल्कि दुर्लभतम में दुर्लभ मानते हुए मृत्युदंड। संजय पहली बार डरा। जेल में उसे वही बैरक मिली जहां करण था। फांसी की तारीख तय हुई। शहर में लोग कह रहे थे अब न्याय हुआ, लेकिन न्याय से ज्यादा ये कहानी एक श्रृंखला थी, जहां हर किरदार ने किसी न किसी लालच में कदम बढ़ाया और गिरता गया। फांसी से एक रात पहले संजय ने मीरा को बुलाने की मांग की। मीरा आई। संजय बोला, तुम्हें लगता है मेरे मरने से सब खत्म? मीरा ने कहा, कम से कम तुम और किसी को नहीं मरवा पाओगे। संजय हंसा, सिस्टम जिंदा है। सुबह तख्ता खिसका, एक और शरीर झूला। केस आधिकारिक रूप से बंद हुआ। मॉल चलता रहा, लोग खरीदारी करते रहे, लेकिन कुछ महीनों बाद आर्थिक घोटाले का खुलासा हुआ। मॉल की नींव में घटिया सामग्री, रिश्वत, टैक्स चोरी। कंपनी दिवालिया हुई। इमारत में दरारें पड़ीं। एक दिन पार्किंग की छत गिरी। कई लोग घायल हुए। जांच में वही पुराना नेटवर्क निकला, लालच, शॉर्टकट, फर्जी कागज। मॉल सील हुआ। अंततः उसे गिराने का आदेश हुआ। जब बुलडोजर चला, जमीन फिर खुली। नीचे वही पुरानी नींव, वही जली हुई लकड़ी के टुकड़े, वही जंग लगी लोहे की रॉड मिली जिससे कबीर मारा गया था। मीरा ने उसे सबूत के तौर पर नहीं, प्रतीक के तौर पर देखा। उसने फाइल पर आखिरी टिप्पणी लिखी, अपराध केवल व्यक्ति नहीं, प्रवृत्ति है। शहर आगे बढ़ गया, लेकिन इस जमीन ने प्यार को धोखे में, दोस्ती को खून में, न्याय को देरी में और लालच को फांसी में बदलते देखा। आखिर में कोई विजेता नहीं था, सिर्फ खाली जमीन थी, जिस पर फिर कभी कोई निर्माण नहीं हुआ। सरकार ने उसे सार्वजनिक स्मारक घोषित कर दिया, बिना नाम का, बिना शिलालेख का। लोग वहां से गुजरते, कुछ नहीं जानते। हवा चलती, धूल उड़ती और जमीन के भीतर दबी आवाजें धीरे धीरे मिट्टी में मिलती रहीं। स्मारक बन गया था, लेकिन उसे कोई नाम नहीं दिया गया। पत्थर का एक खाली चबूतरा, चारों ओर लोहे की जाली और बीच में सूखी मिट्टी का एक टुकड़ा। लोग वहां से गुजरते, कुछ सेकंड रुकते,
फिर आगे बढ़ जाते। किसी को पता नहीं था कि इसी जमीन ने कितनी सांसें रोकी थीं, कितनी चीखें सोखी थीं, कितने सपनों को निगला था। सरकार ने उसे शहरी विकास परियोजना का स्मृति स्थल कहकर छोड़ दिया, लेकिन फाइलों में उसका असली इतिहास दबा हुआ था। एसीपी मीरा चौहान का ट्रांसफर हो चुका था, केस बंद था, मीडिया को नया मुद्दा मिल चुका था, शहर सामान्य हो गया था। पर सामान्यता हमेशा सच नहीं होती। राघव की डायरी के आखिरी पन्ने में एस.वी. के नीचे एक और अधूरा वाक्य लिखा था, ऊपर तक। मीरा ने उस समय इसे अनदेखा कर दिया था क्योंकि संजय वर्मा की गिरफ्तारी से मामला संतुष्ट दिख रहा था। पर ट्रांसफर के बाद जब उसने निजी तौर पर डायरी दोबारा पढ़ी, उसे लगा कि कहानी शायद और गहरी थी। संजय सिर्फ एक कड़ी था। जमीन का खेल अकेले किसी एक कारोबारी का नहीं हो सकता। उसने पुराने टेंडर डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। मॉल निर्माण की मंजूरी जिस विभाग से पास हुई थी, वहां हस्ताक्षर थे राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह। वही मंत्री जिन्होंने भूमि अधिग्रहण नीति में बदलाव किया था। वही मंत्री जिनकी रैली में संजय वर्मा मुख्य दानदाता था। मीरा अब आधिकारिक रूप से जांच नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने निजी स्तर पर जानकारी जुटानी शुरू की। उसने अपने भरोसेमंद पत्रकार मित्र अद्वैत को बुलाया। अद्वैत पहले भी कई घोटाले उजागर कर चुका था। मीरा ने दस्तावेज टेबल पर रखे। अद्वैत ने पढ़ते पढ़ते सिर उठाया, ये सीधा राजनीतिक फंडिंग का मामला है। मीरा ने कहा, और शायद हत्याओं की जड़ भी। अद्वैत ने स्टोरी पर काम शुरू किया। उसने फंड ट्रेल निकाली। पता चला कि मॉल प्रोजेक्ट से पहले मंत्री के चुनाव फंड में भारी रकम आई थी, जो शेल कंपनियों से घुमाकर भेजी गई थी। उन्हीं कंपनियों का लिंक संजय वर्मा से था। कहानी अब साफ दिखने लगी। जमीन चाहिए थी, मालिक हटे, विवाद खड़ा हुआ, सस्ती नीलामी, फिर महंगा प्रोजेक्ट, फिर राजनीतिक फंडिंग। अद्वैत ने रिपोर्ट प्रकाशित की। शहर में हलचल मच गई। विपक्ष ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की। मंत्री ने बयान दिया, ये सब राजनीतिक साजिश है। लेकिन उसी रात अद्वैत की बाइक को तेज रफ्तार एसयूवी ने टक्कर मारी। वह गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने इसे भी दुर्घटना कहा। मीरा समझ गई कि खेल अब भी जारी है। उसने अद्वैत के होश में आने का इंतजार किया। अस्पताल में अद्वैत ने धीमे स्वर में कहा, गाड़ी में मंत्री का ड्राइवर था, मैंने चेहरा देखा, बयान दर्ज हुआ, पर ड्राइवर फरार हो गया। मंत्री ने खुद को निर्दोष बताया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इस बीच स्मारक की जमीन पर रात में अजीब घटनाएं होने लगीं। चौकीदार ने बयान दिया कि देर रात काली गाड़ियों का काफिला आता है। कुछ लोग उतरते हैं, मिट्टी खोदते हैं, फिर चले जाते हैं। पुलिस ने इसे अफवाह कहा, लेकिन मीरा ने सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। फुटेज में नंबर प्लेट धुंधली थी, पर एक चेहरा साफ था, मंत्री का निजी सचिव। मीरा ने कोर्ट में याचिका दायर की कि स्मारक स्थल की खुदाई कराई जाए। आदेश मिला। जब खुदाई शुरू हुई, तो नीचे एक सीलबंद लोहे का ट्रंक मिला। ट्रंक में दस्तावेज थे, मूल रजिस्ट्री पेपर, जिन पर कबीर के पिता के हस्ताक्षर जाली साबित हुए। साथ ही एक डायरी, जो संजय वर्मा की थी। उसमें लिखा था, डी.एस. से बात हो गई है, फार्म हाउस का मामला सुलझ जाएगा। डी.एस. धर्मपाल सिंह। अब मामला सीधे मंत्री तक पहुंच गया। विशेष जांच दल गठित हुई। मंत्री से पूछताछ हुई। उन्होंने सब नकारा, पर फोन रिकॉर्ड में संजय और मंत्री के बीच लगातार संपर्क दिखा। चुनाव के पहले और बाद में कई गुप्त बैठकें दर्ज थीं। विक्रम और करण के ईमेल में भी ऊपर से क्लियरेंस का जिक्र था। मंत्री ने आखिरी दांव खेला। उन्होंने गवाहों को खरीदने की कोशिश की, अधिकारियों का ट्रांसफर कराया, मीडिया पर दबाव डाला। लेकिन इस बार डिजिटल युग था। अद्वैत ने अस्पताल से ही वीडियो बयान रिकॉर्ड कर जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर आग लग गई। जनता सड़कों पर उतर आई। कोर्ट ने मंत्री की गिरफ्तारी का आदेश दिया। उन्हें जेल भेजा गया। चार्जशीट में सीधे हत्या का आरोप नहीं था,
लेकिन आपराधिक साजिश, भूमि हड़पने की साजिश, साक्ष्य नष्ट करने और आपराधिक लापरवाही के तहत मामला बना। अभियोजन ने दलील दी कि यदि जमीन हड़पने की साजिश न होती तो घटनाओं की श्रृंखला शुरू ही नहीं होती। बचाव पक्ष ने कहा प्रत्यक्ष हत्या का सबूत नहीं। महीनों तक सुनवाई चली। इस दौरान अद्वैत ठीक हो गया पर लंगड़ा कर चलता था। उसने कोर्ट में गवाही दी। मीरा ने भी बयान दिया। राघव की डायरी को साक्ष्य माना गया। अंततः अदालत ने माना कि मंत्री की भूमिका आपराधिक साजिश में सिद्ध है। हालांकि प्रत्यक्ष हत्या का प्रमाण न होने के कारण उन्हें फांसी नहीं बल्कि आजीवन कारावास की सजा दी गई। लेकिन कोर्ट ने टिप्पणी की इस साजिश ने अनेक जिंदगियां ली और राज्य की संस्थाओं को कलंकित किया। जेल में मंत्री की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ महीनों बाद दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। आधिकारिक बयान प्राकृतिक कारण, पर शहर में लोग फुसफुसाते रहे इतनी मौतों के बाद उसका भी अंत ऐसा ही होना था। स्मारक स्थल अब राष्ट्रीय खबर बन चुका था। सरकार ने निर्णय लिया कि वहां एक सार्वजनिक न्याय स्मारक बनेगा जहां उन सभी के नाम अंकित होंगे जो इस साजिश में मारे गए कबीर, उसके पिता, अनुष्का, आरव, नायरा, करण, राघव और अद्वैत के नाम के लिए खाली जगह छोड़ी गई क्योंकि वह जिंदा था पर उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अद्वैत ने नाम अंकित होने से मना किया। उसने कहा, मैं जिंदा हूँ, मुझे पत्थर पर मत लिखो। समय बीतता गया। मीरा ने सेवा से इस्तीफा दे दिया। उसने कानून पढ़ाना शुरू किया। हर क्लास में वह एक केस स्टडी पढ़ाती, बिना नाम के, बिना जगह के। वह बताती कि कैसे एक लालच कई परतों में अपराध बनता है, कैसे प्यार, दोस्ती, परिवार सब साजिश के जाल में फंस सकते हैं, कैसे न्याय देर से आता है और कभी कभी अधूरा आता है। छात्र सुनते, नोट्स लेते, पर उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ पाठ नहीं, किसी की जली हुई जिंदगी का सार है। एक रात मीरा उसी स्मारक पर गई। नाम पत्थर पर खुदे थे। हवा शांत थी। उसने मिट्टी को हाथ से छुआ। उसे लगा जैसे जमीन अब शांत है। पर शांति का मतलब भूल जाना नहीं होता। उसने मन ही मन कहा अब खत्म। पर इतिहास कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। कई साल बाद उस जमीन के पास एक नया आवासीय प्रोजेक्ट शुरू हुआ। डेवलपर ने दावा किया शुभ स्थान, विवाद मुक्त। लोग फ्लैट खरीदने लगे, पर उद्घाटन के दिन अचानक निर्माणाधीन टॉवर की एक मंजिल गिर गई। जांच में फिर वही निकला, घटिया सामग्री, रिश्वत, मिलीभगत। शहर ने सीखा नहीं था। लालच फिर लौट आया था। मीरा ने अखबार में खबर पढ़ी। उसने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे कहानी फिर शुरू हो रही है, पर इस बार उसने दखल नहीं दिया। उसने सोचा हर पीढ़ी को अपना सच खुद सीखना होगा। सालों बाद स्मारक जर्जर हो गया। नाम धुंधले पड़ने लगे। लोग नई पीढ़ी के थे, उन्हें पुराने किस्से याद नहीं थे। पर कुछ बुजुर्ग अब भी बच्चों को बताते, यहाँ कभी एक फार्म हाउस था जहाँ प्यार ने धोखा दिया था। बच्चे सुनते, हंसते, आगे बढ़ जाते। आखिरकार नगर निगम ने स्मारक हटाने का निर्णय लिया। कहा गया रखरखाव महंगा है। पत्थर उखाड़े गए, नाम टूटे, मिट्टी समतल कर दी गई। जगह खाली हो गई। कोई निशान नहीं बचा। जमीन समतल कर दी गई थी। स्मारक हटा दिया गया था। नाम मिटा दिए गए थे, लेकिन शहर की हवा में अब भी एक अनकहा इतिहास तैरता था। लोग अपने अपने काम में लगे थे। नई इमारतें उठ रही थीं, पुराने किस्से धूल बनकर उड़ रहे थे, पर अपराध की जड़ें मिट्टी से कहीं गहरी होती हैं। वर्षों बीत चुके थे। मीरा अब प्रोफेसर मीरा चौहान बन चुकी थी। उसके बालों में सफेदी आ गई थी, आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं, पर भीतर की आग अब भी जिंदा थी। वह अपने छात्रों को हमेशा एक बात सिखाती, अपराध कभी अकेला नहीं आता, वह रिश्तों की दरारों से जन्म लेता है। एक दिन उसकी क्लास में एक नया छात्र आया, आदित्य वर्मा। शांत, कम बोलने वाला, पर आंखों में एक अजीब बेचैनी। जब क्लास में मीरा ने पुराने भूमि घोटाले और उससे जुड़े अपराधों पर चर्चा शुरू की, आदित्य की उंगलियां कांपने लगीं। क्लास खत्म होने के बाद वह रुका। उसने धीमे स्वर में कहा,
मैम, क्या कभी ऐसा होता है कि किसी के किए की सजा उसकी अगली पीढ़ी भुगते? मीरा ने उसकी ओर देखा। अक्सर, उसने जवाब दिया, जब सच छिपा रह जाए। आदित्य ने सिर झुका लिया। कुछ हफ्तों बाद शहर में एक और सनसनीखेज हत्या हुई। एक बिल्डर रजत खुराना अपने ऑफिस में मृत पाया गया। सिर पर भारी वस्तु से वार, सेफ खाली, फाइलें गायब। पुलिस ने लूट का मामला माना, पर मीरा ने खबर पढ़ते ही महसूस किया कि पैटर्न परिचित है। रजत वही था जिसने स्मारक हटाने का ठेका लिया था और उसी जमीन पर नए प्रोजेक्ट की योजना बनाई थी। जांच इंस्पेक्टर विवेक को सौंपी गई। विवेक युवा था, पर महत्वाकांक्षी। उसने सीसीटीवी खंगाले। एक धुंधली छवि सामने आई, काले हुडी में एक युवक। कद, चाल कुछ जानी पहचानी। उसी दिन मीरा को खबर मिली कि आदित्य क्लास में नहीं आया। पुलिस ने आदित्य को हिरासत में लिया। उसके कमरे से पुराने अखबारों की कतरनें मिली, कबीर, नायरा, आरव, करण, मंत्री, सबके बारे में। साथ ही एक डायरी, जिसमें लिखा था, नाम मिटा दिए गए, पर खून नहीं। पूछताछ में आदित्य चुप रहा। फिर अचानक बोला, रजत खुराना ने जमीन खरीदी थी। उसने कहा था कि यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, इतिहास की कोई कीमत नहीं। मैंने उसे याद दिलाया कि इतिहास की कीमत खून से चुकाई जाती है। विवेक ने पूछा, तुम्हारा उस जमीन से क्या संबंध? आदित्य की आंखें भर आईं। मैं अनुष्का का बेटा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनुष्का की मौत के समय वह गर्भवती थी। ये तथ्य फाइलों में दर्ज तो था, पर बाद में मामला शांत होने पर कोई आगे नहीं बढ़ा। बच्चे को रिश्तेदारों ने पाला, फिर विदेश भेज दिया। वह बड़ा होकर लौटा था अपनी मां की कहानी लेकर। आदित्य ने स्वीकार किया कि उसने रजत की हत्या की। उसने कहा था कि स्मारक हटाना सही था, लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूला, पर कहानी यहीं नहीं रुकी। पूछताछ में उसने एक और नाम लिया, विवेक। आपके पिता उस समय नगर निगम में थे। उन्होंने स्मारक हटाने की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। विवेक सन रह गया। उसने फाइल देखी, हाँ, उसके पिता का नाम था। मामला व्यक्तिगत हो गया। विवेक ने खुद को जांच से अलग करने की पेशकश की, पर वरिष्ठों ने मना कर दिया। अदालत में केस चला। आदित्य ने अपराध स्वीकार किया, पर कहा कि वह अकेला नहीं। उसने आरोप लगाया कि स्मारक हटाने के बाद जमीन के नीचे से निकले कुछ दस्तावेज गायब कर दिए गए थे, जिनमें मंत्री से भी ऊपर के लोगों के नाम थे। अदालत ने सबूत मांगे। आदित्य के पास ठोस प्रमाण नहीं थे। मीडिया ने उसे प्रतिशोधी हत्यारा कहा। कुछ लोगों ने उसे न्याय का सैनिक बताया। शहर फिर बंट गया। मीरा कोर्ट में गवाही देने गई। उसने कहा, प्रतिशोध न्याय नहीं होता, वह अपराध की नई कड़ी है। आदित्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, पर जिद भी। फैसला आया, धारा 302 के तहत दोषी, उम्र कैद। अदालत ने टिप्पणी की, व्यक्तिगत प्रतिशोध कानून का विकल्प नहीं हो सकता। आदित्य को जेल भेज दिया गया। जेल में वह शांत रहा। उसने पढ़ाई जारी रखी, कानून की किताबें मंगवाईं। उसने अपील दायर की। अपील में उसने तर्क दिया कि रजत खुराना कई अवैध गतिविधियों में शामिल था और उसके पास उन दस्तावेजों के बारे में जानकारी थी जो गायब किए गए। अपील खारिज हुई। कुछ साल बाद जेल में दंगा हुआ। कैदियों के बीच झड़प। आदित्य गंभीर रूप से घायल हुआ। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। आधिकारिक बयान, कैदी हिंसा। पर जेल के भीतर की सच्चाई कभी बाहर नहीं आई। मीरा ने खबर सुनी तो देर तक खामोश रही। उसने सोचा, एक और नाम, एक और अंत। उसने अपने छात्रों से कहा, जब समाज इतिहास मिटाता है, तो कुछ लोग उसे खून से लिखने की कोशिश करते हैं, और फिर वही चक्र दोहराया जाता है। विवेक के पिता ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया कि स्मारक हटाने का निर्णय राजनीतिक दबाव में लिया गया था। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जमीन पर नया प्रोजेक्ट फिर शुरू हुआ। इस बार नाम बदला गया, शांतिधाम रेसिडेंसी। उद्घाटन के दिन बारिश हुई। नींव में पानी भर गया। निर्माण रुक गया। निवेशक पीछे हटे। प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा रहा।
धीरे धीरे वहां झाड़ियां उगाईं। सालों बाद वह जमीन फिर खाली थी। न स्मारक, न मॉल, न रेसिडेंसी, सिर्फ खुला मैदान। बच्चे वहां क्रिकेट खेलने लगे। उन्हें नहीं पता था कि उसी पिच पर कभी खून बहा था। मीरा बूढ़ी हो चुकी थी। एक शाम वो उसी मैदान के किनारे बैठी थी। उसने बच्चों को खेलते देखा। एक बच्चा गिरा, दूसरे ने हाथ बढ़ाकर उठाया। मीरा की आंखों में नमी आ गई। उसने सोचा शायद हर पीढ़ी को मौका मिलता है कि वो दोस्ती को बचाए, लालच को नहीं। पर कहानी यहीं भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। एक दिन खुदाई में फिर कुछ कागज मिले, पुरानी रजिस्ट्री की कॉपी, जिनमें मंत्री से ऊपर के एक उद्योगपति का नाम था, जो अब राष्ट्रीय स्तर का नेता बन चुका था। खबर आई, पर तुरंत दबा दी गई। दस्तावेज फर्जी घोषित कर दिए गए। मीरा ने आखिरी बार डायरी खोली और लिखा, सच की उम्र लंबी होती है, पर उसकी आवाज कमजोर होती है। कुछ महीनों बाद उसकी नींद में ही मौत हो गई। कोई साजिश नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस समय। उसके अंतिम संस्कार में कुछ पुराने छात्र आए। विवेक भी आया। उसने चुपचाप कहा, मैम, चक्र अब भी चल रहा है। वर्षों बाद जब शहर और फैल गया, उस जमीन पर एक सरकारी पार्क बना। नाम रखा गया एकता उद्यान। कोई इतिहास का बोर्ड नहीं, बस पेड़, बेंच और झूले। बच्चे खेलते, बुजुर्ग टहलते। कभी कभी रात में हवा चलती तो पेड़ों की शाखाएं टकराती और अजीब आवाज होती। लोग कहते हवा है, पर उस हवा में दोस्ती की चीख, प्रेम का धोखा, हत्या की गूंज, जेल की सिसकी और फांसी की खामोशी घुली थी। एकता उद्यान में शाम ढल रही थी। बच्चे घर लौट चुके थे। हवा में धूल थी और पेड़ों की परछाइयां लंबी हो चली थीं। उस मैदान के बीच जहां कभी फार्म हाउस था, जहां खून बहा था, जहां स्मारक बना और टूटा, वहां अब घास उगी थी। सबको लगता था कि कहानी अब सचमुच खत्म हो चुकी है, लेकिन सच की एक परत हमेशा बची रहती है, जो समय आने पर खुद को खोल देती है। नगर निगम ने पार्क के कोने में एक छोटा सा भूमिगत जल टैंक बनाने का फैसला किया। खुदाई शुरू हुई। तीसरे दिन मजदूरों की कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। मिट्टी हटाई गई तो लोहे का एक और संदूक निकला। जंग लगा, बंद, भारी। पुलिस बुलाई गई। इंस्पेक्टर विवेक अब एसीपी बन चुका था। उसने संदूक खुलवाया। अंदर पुराने दस्तावेज, कुछ हार्ड ड्राइव और एक सीलबंद लिफाफा था जिस पर लिखा था, अगर यह खुला है तो मैं मर चुका हूँ, राघव। सन्नाटा। विवेक ने दस्तावेज सील करवाए और फॉरेंसिक के लिए भेजे। हार्ड ड्राइव रिकवर हुई। उसमें वीडियो फाइलें थीं, राघव की खुद की रिकॉर्डिंग। वह कैमरे के सामने बैठा था, थका हुआ पर दृढ़। अगर यह संदेश बाहर आया है, राघव की आवाज गूंजी, तो समझो कि मेरे साथ भी वही हुआ जो बाकी के साथ हुआ। मैंने सिर्फ जमीन घोटाला नहीं, उससे ऊपर की परत देखी है। ये खेल सिर्फ धन का नहीं, पहचान का है। वीडियो आगे बढ़ा। कबीर, वो असली निशाना नहीं था, वो गवाह था। असली दस्तावेज उसके पिता के पास थे। उन दस्तावेजों में साबित होता था कि ये जमीन स्वतंत्रता सेनानी परिवार को दी गई थी, शर्त के साथ कि इसे व्यावसायिक उपयोग में नहीं लाया जाएगा। वह शर्त तोड़ी गई, और जो लोग इसे छिपाना चाहते थे, उन्होंने घटनाओं की श्रृंखला शुरू की। दूसरी फाइल खुली, पुराने कागज, जिनमें सरकारी मुहरें थीं। हस्ताक्षर एक ऐसे उद्योगपति के थे जिसका नाम पहले भी उभरा था, पर दबा दिया गया था, सत्येंद्र चौधरी। वही व्यक्ति जो बाद में राष्ट्रीय नेता बना, फिर केंद्रीय मंत्री और अब देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक था। वीडियो में राघव ने कहा, संजय वर्मा सिर्फ मोहरा था, मंत्री धर्मपाल सिंह भी मोहरा थे। असली स्वीकृति ऊपर से आई थी। मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ, पर मुझे निगरानी में रखा गया है। तीसरे वीडियो में राघव की आवाज कांप रही थी, अगर मैं मारा गया तो इसे बाहर लाना। विवेक की सांस भारी हो गई। उसने मीरा को याद किया। उसने सोचा, अगर यह सब तब सामने आता तो कितनी जिंदगियां बचतीं। मामला फिर खुला, इस बार राष्ट्रीय स्तर पर। मीडिया में हंगामा।
सत्येंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये सब फर्जी है, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। पर हार्ड ड्राइव में बैंक ट्रांसफर, कॉल रिकॉर्ड और ईमेल थे। विशेष जांच दल गठित हुआ। विवेक को उसमें शामिल किया गया। चौधरी से पूछताछ हुई। उन्होंने हर आरोप नकारा, पर डिजिटल फॉरेंसिक ने दिखाया कि उनके निजी सर्वर से संजय वर्मा को कई एन्क्रिप्टेड संदेश गए थे। प्रोजेक्ट क्लीन अप, रुकावट हटाओ, फाइल सुरक्षित करो। कोर्ट में केस चला। चौधरी के वकीलों की फौज थी। उन्होंने हर दस्तावेज पर सवाल उठाया। गवाहों को डराया गया। कुछ गवाह अचानक मुकर गए। एक अकाउंटेंट जो बयान देने वाला था, रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। इसी बीच एक और घटना हुई। पार्क में खेल रहे एक बच्चे ने पुरानी मिट्टी में दबा एक लॉकेट पाया। लॉकेट पर अनुष्का की तस्वीर थी। पीछे खुदा था, सच मत छोड़ना। लॉकेट आदित्य का था, जो दंगे में मरा था। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोग फिर जुड़ने लगे। पुरानी पीढ़ी ने यादें साझा की। कोर्ट की सुनवाई लंबी चली। चौधरी पर सीधे हत्या का आरोप सिद्ध करना कठिन था, पर आपराधिक साजिश, साक्ष्य नष्ट करने और भूमि घोटाले के ठोस प्रमाण थे। इसी दौरान एक गुप्त गवाह सामने आया, विक्रम मल्होत्रा का पुराना ड्राइवर। उसने बयान दिया कि विक्रम ने कई बार कहा था, ऊपर से आदेश है, वरना मैं ये सब नहीं करता। ड्राइवर ने ये भी बताया कि करण की दुर्घटना के बाद उसने चौधरी के निजी सहायक को विक्रम के घर से कुछ फाइलें ले जाते देखा था। मामला और मजबूत हुआ। चौधरी ने स्वास्थ्य का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती होने की कोशिश की। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच कराई। रिपोर्ट सामान्य आई। फैसले का दिन आया। अदालत खचाखच भरी थी। जज ने कहा, यह मामला सिर्फ एक जमीन का नहीं, न्याय व्यवस्था के दुरुपयोग का है। जब शक्ति का प्रयोग अपराध छिपाने में हो, तो अपराध कई गुना गंभीर हो जाता है। चौधरी को आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में दोषी ठहराया गया। प्रत्यक्ष हत्या सिद्ध न होने के कारण मृत्युदंड नहीं, पर आजीवन कारावास और संपत्ति की जब्ती का आदेश हुआ। देश में हलचल मच गई। कुछ ने इसे ऐतिहासिक फैसला कहा, कुछ ने राजनीति। पर कहानी का दर्द कम नहीं हुआ। जेल में चौधरी को अलग बैरक में रखा गया। कुछ महीनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। इस बार सचमुच हार्ट अटैक। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आधिकारिक बयान प्राकृतिक। विवेक ने केस फाइल बंद की। उसने एकता उद्यान में जाकर मिट्टी को देखा। उसे लगा जैसे जमीन अब हल्की है, पर फिर उसे एहसास हुआ हल्की नहीं, बस थकी हुई है। पर ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। हार्ड ड्राइव में एक और एन्क्रिप्टेड फोल्डर था जिसे महीनों बाद खोला गया। उसमें राघव का आखिरी संदेश था, अगर यह भी बाहर आ गया है, तो समझो कि साजिश का एक हिस्सा अभी जिंदा है। मेरे विभाग के भीतर भी कोई शामिल है। जांच हुई, रिकॉर्ड खंगाले गए। पता चला कि राघव की दुर्घटना वाली रात उसके लोकेशन डेटा को विभाग के आईटी सेल से बदला गया था। उस समय आईटी सेल का प्रभारी कौन था? विवेक के वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी अरोड़ा। अरोड़ा से पूछताछ हुई। पहले उन्होंने इनकार किया, फिर सबूत सामने आए, लॉग फाइल, एडमिन एक्सेस, टाइम स्टैम्प। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें ऊपर से आदेश था। मैंने किसी को नहीं मारा, अरोड़ा बोले, बस डेटा बदला। कोर्ट ने कहा, सत्य छिपाना भी अपराध है। अरोड़ा को सजा हुई। विवेक ने महसूस किया कि साजिश का जाल कितना व्यापक था। ये सिर्फ जमीन नहीं, व्यवस्था की बीमारी थी। सालों बाद एकता उद्यान में एक छोटा सा पत्थर लगाया गया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, यह सत्य दफन नहीं हुआ। कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एकता उद्यान के पत्थर पर खुदे शब्द, यह सत्य दफन नहीं हुआ, धीरे धीरे शहर की स्मृति का हिस्सा बन गए। लोग पढ़ते, कुछ पल रुकते, फिर आगे बढ़ जाते। लेकिन जिन लोगों ने पूरी कहानी देखी थी, उनके लिए यह वाक्य सिर्फ प्रतीक नहीं, एक अधूरा हिसाब था। वर्षों बीत गए। विवेक अब रिटायरमेंट के करीब था।
उसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा उसी श्रृंखला के अपराधों को सुलझाने में लगा दिया था, जिनकी शुरुआत एक दोस्ती, एक प्रेम और 5 करोड़ की चोरी से हुई थी। देश बदल चुका था, डिजिटल निगरानी बढ़ चुकी थी, जमीन के सौदे पारदर्शी होने का दावा किया जाता था, पर अपराध भी बदल चुका था और ज्यादा चतुर और ज्यादा छिपा हुआ। एक दिन केंद्रीय एजेंसी ने विवेक से संपर्क किया। पुराने प्रोजेक्ट क्लीनअप से जुड़े विदेशी खातों की जांच में कुछ नया मिला था। स्विट्जरलैंड और मॉरिशस के खातों में जो धन गया था, उसका एक हिस्सा अब एक नई टेक कंपनी में निवेश हुआ था, रिडम्पशन इंफ्राटेक। कंपनी का सीईओ था आर्यन चौधरी, सत्येंद्र चौधरी का पोता। विवेक चौंका, क्या चक्र फिर शुरू हो रहा है? रिडम्पशन इंफ्राटेक ने घोषणा की कि वो उसी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी एक्सटेंशन बनाएगी, जिसमें एकता उद्यान भी शामिल था। परियोजना के लिए पार्क को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया। कागजों में सब वैध था। जनता को आधुनिक विकास का सपना दिखाया गया। विवेक ने फाइलें देखीं, सब कानूनी दिख रहा था, पर उसे इतिहास की गंध आई। उसने आर्यन से मिलने का समय लिया। आर्यन युवा था, आत्मविश्वासी, शिक्षित। उसने कहा, मैं अपने दादा की गलतियों की कीमत नहीं चुका सकता। मैं नया भविष्य बनाना चाहता हूँ। विवेक ने पूछा, और उस जमीन का क्या, जहाँ कई लोग मरे? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मैं वहाँ एक मेमोरियल डिजिटल म्यूजियम बनवाऊंगा। इतिहास को मिटाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। विवेक असमंजस में था, क्या ये सुधार था या नई चाल? परियोजना शुरू हुई, खुदाई फिर हुई। इस बार सब कैमरों की निगरानी में था। अचानक एक मजदूर को जमीन के नीचे पुरानी अस्थियां मिलीं। फॉरेंसिक जांच में पता चला, ये कबीर के पिता की नहीं, बल्कि किसी और की थीं। रिकॉर्ड खंगाले गए। उस समय एक लापता मजदूर की रिपोर्ट दर्ज थी, नाम रमेश यादव। वह फार्म हाउस में काम करता था और कबीर की हत्या वाली रात गायब हो गया था। नई परत खुली। रमेश शायद सब देख चुका था। उसे भी चुप कराया गया था। उसके परिवार को मुआवजा देकर गांव भेज दिया गया था। मामला फिर उठा। आर्यन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह जांच में पूरा सहयोग देगा। उसने कहा, अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य इस अपराध में शामिल था, तो सच सामने आना चाहिए। ये बयान अप्रत्याशित था। जांच में पता चला कि रमेश को उस रात विक्रम के लोगों ने पकड़ा था। करण ने पूछताछ की थी, फिर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। अब अस्थियां मिल चुकी थीं। ये साबित हुआ कि अपराध की श्रृंखला में एक और हत्या जुड़ी थी। आर्यन ने मुआवजे के नाम पर नहीं, बल्कि कानूनी रूप से रमेश के परिवार को न्याय दिलाने के लिए केस दर्ज करवाया। उसने कंपनी के बोर्ड से कहा कि परियोजना तब तक स्थगित रहेगी जब तक जांच पूरी न हो। शहर में बहस छिड़ी। कुछ लोग बोले, इतिहास को कब तक धोएंगे? कुछ ने कहा, बिना हिसाब के विकास नहीं। जांच आगे बढ़ी। पुराने पुलिस रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का एक और मामला सामने आया। उस समय के एक कांस्टेबल ने बयान दिया कि उसे शव गायब करने का आदेश मिला था। आदेश किसने दिया? डीसीपी अरोड़ा ने। अरोड़ा पहले से सजा काट रहा था। उससे पूछताछ हुई। उसने स्वीकार किया कि रमेश का शव हटवाया गया था, ताकि केस सीमित रहे। अब अदालत में नया मुकदमा चला। अरोड़ा पर एक और हत्या छिपाने का आरोप सिद्ध हुआ। उसकी सजा बढ़ाई गई। आर्यन ने एकता उद्यान में एक अस्थायी स्मृति दीवार लगवाई, जिसमें रमेश का नाम भी जोड़ा गया। उसने कहा, सच अधूरा नहीं रहेगा। पर कहानी फिर मोड़ लेती है। आर्यन की कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में अनियमितता मिली। कुछ धन फिर विदेशी खातों में जा रहा था। विवेक ने सोचा, क्या ये भी वही खेल है? जांच में पता चला कि आर्यन के सीएफओ ने पुराने नेटवर्क से संपर्क किया था। उद्देश्य स्मार्ट सिटी के नाम पर अतिरिक्त धन साइफन करना। आर्यन ने खुद सीएफओ के खिलाफ शिकायत दर्ज की। सीएफओ गिरफ्तार हुआ। उसने बयान दिया, मैंने सोचा इतिहास दोहराना आसान होगा, सब थक चुके हैं। आर्यन ने कंपनी के शेयर सार्वजनिक कर दिए, पारदर्शिता बढ़ाई और परियोजना को गैर लाभकारी मॉडल में बदल दिया।
उसने एकता उद्यान को स्थायी रूप से संरक्षित घोषित करवाया। विवेक ने देखा कि शायद पहली बार कोई उत्तराधिकारी अपराध की विरासत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नियति ने फिर प्रहार किया। परियोजना के उद्घाटन से ठीक पहले आर्यन की कार पर हमला हुआ। गोली चली, आर्यन घायल हुआ, ड्राइवर की मौत हो गई। हमलावर पकड़ा गया। वो रमेश यादव का भतीजा था। उसका मानना था कि सब चौधरी एक जैसे होते हैं। ये प्रतिशोध का नया चक्र था। आर्यन ने अस्पताल से बयान दिया, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। नफरत से कुछ नहीं बदलेगा। कोर्ट में हमलावर को दोषी ठहराया गया। उसे सजा मिली। आर्यन ने उसके परिवार के लिए कानूनी सहायता दी। सालों बाद एकता उद्यान के पास डिजिटल म्यूजियम बना। वहाँ पूरी कहानी दर्ज थी, दोस्ती, प्रेम, धोखा, हत्या, जेल, फांसी, साजिश, न्याय और प्रतिशोध। स्कूल के बच्चे वहां आते, इंटरैक्टिव स्क्रीन पर घटनाओं का क्रम देखते। विवेक ने उद्घाटन में भाषण दिया। कुछ दिन बाद अदालत में सन्नाटा था। पंखों की आवाज भी जैसे डरते डरते चल रही थी। रिया कटघरे में खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही ठंडी शांति थी जो पिछले कई महीनों से सबको डराती रही थी। जज ने फाइल बंद की और कहा कि फैसला अगले हफ्ते सुनाया जाएगा। पुलिस उसे वापस जेल ले जाने लगी। बाहर मीडिया चिल्ला रही थी, क्या रिया ने सच में अपने पति और भाई का मर्डर करवाया? वो बिना किसी भाव के पुलिस वैन में बैठ गई। वैन के अंदर उसने खिड़की से बाहर झांका। उसे लगा जैसे भीड़ में कोई परिचित चेहरा खड़ा है। वही गहरी आंखें, वही मुस्कान। आरव। उसने पलकें झपकाईं, चेहरा गायब था। वो खुद से बुदबुदाई, तू मर चुका है, मैंने खुद तुझे मरते देखा है। पर उसके भीतर डर की एक लहर दौड़ गई। जेल की कोठरी में पहुंचते ही उसने पहली बार दीवार पर सिर टिकाया। इतने महीनों में उसने कभी कमजोरी नहीं दिखाई थी, लेकिन आज उसे अपने ही खेल पर शक होने लगा। तभी जेलर ने आकर कहा कि उससे मिलने कोई आया है। उसने सोचा शायद वकील होगा, पर मुलाकात कक्ष में पहुंची तो सामने नकाब पहने एक आदमी बैठा था। गार्ड ने कहा, इसने नाम नहीं बताया, बस कहा जरूरी है। रिया बैठ गई। आदमी ने धीरे से नकाब हटाया। रिया की सांस रुक गई। वह आरव था, जिंदा। उसकी आंखों में वही ठंडक थी, पर इस बार उसमें नफरत भी थी। सरप्राइज, उसने फुसफुसाया। रिया कुर्सी से उठने लगी, पर गार्ड पास ही खड़ा था। आरव ने जल्दी से कहा, डर मत, मैं तुझे बचाने आया हूँ, या शायद खत्म करने। उसने बताया कि जो लाश नदी से मिली थी, वो उसकी नहीं थी। उसने अपनी मौत का नाटक खुद रचा था। वह जानता था कि रिया और कबीर उसे धोखा दे रहे हैं। उसने सबूत इकट्ठा किए और सही वक्त का इंतजार किया। मैंने कबीर को नहीं मारा, वह बोला, वो तेरे ही इशारे पर मरा, लेकिन मैंने सब रिकॉर्ड किया है। तेरे सारे प्लान, तेरी सारी बातें। रिया के माथे पर पसीना आ गया। उसने पहली बार स्वीकार किया कि उसने लालच और डर में आकर सब कुछ किया। आरव ने कहा कि वह ये सब कोर्ट में पेश करेगा, पर अभी नहीं। मैं चाहता हूँ तू पहले उम्मीद करे कि तू बच जाएगी, फिर जब फैसला आए, सबके सामने सच फटेगा। अगले दिन अदालत में अचानक हलचल मच गई। आरव जिंदा कोर्ट में पेश हुआ। मीडिया पागल हो गई। जज ने उसे गवाही देने की इजाजत दी। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी मौत का नाटक किया, कैसे उसने रिया की कॉल रिकॉर्डिंग्स जमा की, कैसे कबीर की हत्या की योजना रिया ने बनाई। रिया चीखी, झूठ है। लेकिन आरव ने वीडियो चलवाया। उसमें रिया साफ कह रही थी, कबीर को हटाना होगा, नहीं तो सब बिखर जाएगा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने सुनवाई टाल दी। रिया की आंखों में अब पहली बार डर साफ दिख रहा था। जेल में उस रात रिया सो नहीं पाई। उसे लगा जैसे दीवारें उसके करीब आ रही हैं। उसने सोचा था कि आरव मर चुका है, कि वह अकेली वारिस बनेगी, कि सब कुछ उसके हाथ में होगा। पर अब खेल उल्टा पड़ गया था। उसने तय किया कि वह आरव को चुप कराएगी, चाहे जेल से ही क्यों न हो। उसने एक महिला कैदी से संपर्क किया जो बाहर के गिरोह से जुड़ी थी।
उसने वादा किया कि अगर वह आरव को खत्म कर दे तो उसे बड़ी रकम मिलेगी। योजना बन गई, पर किस्मत ने फिर पलटी मारी। जिस रात आरव पर हमला होना था, पुलिस ने उस गिरोह को पहले ही पकड़ लिया। पूछताछ में सब सामने आ गया कि साजिश जेल के अंदर से रची गई थी। अब रिया पर एक और हत्या की कोशिश का आरोप जुड़ गया। अदालत में अंतिम दिन आया। जज ने लंबा फैसला पढ़ा। रिया को पति की हत्या की साजिश, भाई की हत्या और हत्या के प्रयास में दोषी पाया गया। सजा फांसी। फैसला सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। रिया ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में जीत थी, पर कहीं न कहीं खालीपन भी। रिया को वापस जेल ले जाया गया। फांसी की तारीख तय हुई। आखिरी रात उसने आईने में खुद को देखा। उसे लगा जैसे वह लड़की जो कभी प्यार करती थी, कहीं खो गई है। उसने सोचा कि अगर उसने लालच न किया होता, अगर उसने धोखा न दिया होता, तो शायद सब अलग होता। पर अब देर हो चुकी थी। फांसी के दिन सुबह आसमान धुंधला था। जेल के अंदर सब औपचारिकताएं पूरी हुईं। रिया ने आखिरी इच्छा में किसी से मिलना नहीं चाहा। जब उसे फांसी के तख्ते पर लाया गया, उसने आखिरी बार आंखें बंद की। रस्सी उसके गले में डाली गई। लीवर खींचा गया। सब खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद आरव अपने खाली घर में अकेला बैठा था। उसने बदला ले लिया था, पर सुकून नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि उसने भी खेल खेला था, उसने भी झूठ और साजिश का सहारा लिया था। एक रात उसने अपनी डायरी खोली और लिखा कि सच और झूठ की इस लड़ाई में सब हार गए। उसी रात पुलिस उसके घर पहुंची। उन्हें नए सबूत मिले थे कि कबीर की हत्या में आरव की भी भूमिका थी। रिया ने जेल से पहले ही एक गुप्त पत्र भेजा था जिसमें उसने सब बताया था। आरव को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में फिर वही सन्नाटा था। इस बार कटघरे में आरव खड़ा था। उसके चेहरे पर वही ठंडी शांति थी जो कभी रिया के चेहरे पर थी। सबूत मजबूत थे। आखिरकार उसे भी उम्र कैद हुई। जेल की सलाखों के पीछे बैठा वह सोचता रहा कि बदले की आग ने सब कुछ जला दिया। जेल की मोटी दीवारों के भीतर आरव का पहला महीना खामोशी में बीता। अदालत ने उम्र कैद सुनाई थी, लेकिन सजा की घोषणा के बाद भी उसके भीतर अजीब सा खालीपन था। उसने बदला लिया, सच सामने लाया, पर अब वो खुद उसी अंधेरे में कैद था जिसमें कभी रिया थी। हर सुबह गिनती होती, हर रात ताला बंद होता और हर दिन उसे याद दिलाता कि उसने अपनी चालाकी से खुद को भी बर्बाद कर लिया। एक दिन बैरक में नया कैदी लाया गया। नाम था विक्रम। चेहरे पर पुराने घावों के निशान और आंखों में एक अजीब चमक। वह जल्दी ही सबके बीच घुल मिल गया, पर उसकी नजरें अक्सर आरव पर टिक जातीं। तीसरे दिन उसने सीधे पूछ लिया, तू वही है ना जिसने अपनी बीवी को फांसी दिलवाई? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम हंसा, कहानी पूरी नहीं है दोस्त, असली खेल तो अभी बाकी है। आरव ने पहली बार दिलचस्पी ली। विक्रम ने बताया कि वो उसी गिरोह का हिस्सा था जिसे रिया ने जेल से आरव को खत्म करने के लिए पैसे दिए थे। हम पकड़े गए, पर जिसने हमसे काम करवाया वो सिर्फ रिया नहीं थी, विक्रम ने फुसफुसाया। किसी और ने भी पैसा डाला था, कोई जो चाहता था कि तू जिंदा रहे और फिर फंसे। आरव की नसें तन गईं। कौन? उसने सख्त आवाज में पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया, नाम नहीं जानता, पर वह आदमी बहुत ताकतवर है। दिन बीतते गए। आरव के मन में शक की दीवार खड़ी हो गई। उसे लगा कि कहानी में कोई और छिपा था, जो पर्दे के पीछे से धागे हिला रहा था। उसने अपने पुराने वकील से मुलाकात की। वकील ने चुपचाप एक लिफाफा आगे बढ़ाया। उसमें कुछ दस्तावेज और एक फोटो थी। फोटो में रिया किसी अजनबी आदमी के साथ खड़ी थी। तारीख वही थी जब आरव ने अपनी मौत का नाटक रचा था। ये आदमी कौन है? आरव ने पूछा। वकील ने बताया कि उसका नाम निखिल है, एक बड़ा कारोबारी जिसके कई काले धंधों की चर्चा है, पर कभी साबित कुछ नहीं हुआ। आरव को समझ आने लगा कि रिया अकेली नहीं थी। निखिल शायद उसे इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपनी जांच शुरू की।
जेल के अंदर भी खबरें पहुंचती थीं। कुछ गार्ड पैसे लेकर जानकारी देते थे। धीरे धीरे सामने आया कि निखिल ने ही कबीर को उकसाया था कि वह रिया को आरव के खिलाफ भड़काए। संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक प्रोजेक्ट में लगना था जिसमें निखिल की हिस्सेदारी थी। अगर आरव हटता तो सब उसके हाथ में जाता। रिया को लालच दिखाया गया, कबीर को हिस्सेदारी का वादा मिला और खेल शुरू हुआ। आरव के भीतर गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने तय किया कि इस बार वह सीधे वार करेगा। उसने विक्रम को साथ लिया। विक्रम का गिरोह बाहर अभी भी सक्रिय था। योजना बनी कि निखिल को उजागर किया जाएगा, पर निखिल चालाक था। उसने पहले ही खबर पा ली कि जेल के अंदर कुछ पक रहा है। एक रात अचानक जेल में झगड़ा भड़क उठा। कैदियों के बीच हिंसा फैल गई। अफरा तफरी में आरव पर हमला हुआ। किसी ने पीछे से छुरा घोंपा। वो गिर पड़ा। खून फर्श पर फैल गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। कई घंटे ऑपरेशन चला। वह बच गया, पर कमजोर हो गया। होश में आते ही उसने देखा कि बिस्तर के पास एक आदमी खड़ा है। वही चेहरा जो फोटो में था, निखिल। वह मुस्कुराया, तू बहुत जिद्दी है आरव, मरना नहीं चाहता। आरव ने बोलने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। निखिल झुका और फुसफुसाया, रिया को मैंने ही उकसाया था, कबीर को भी मैंने ही रास्ते से हटवाया। तूने सोचा तू सबसे चालाक है, असली खेल तो मेरा था। अब तू यहाँ सड़ेगा और मैं बाहर राज करूँगा। आरव की आंखों में नफरत जल उठी। निखिल चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। अस्पताल से वापस जेल लाया गया। अब उसके पास एक ही मकसद था, निखिल को गिराना। उसने वकील से कहा कि वह रिया के पुराने केस की फाइल फिर से खुलवाए। फाइल में कई आर्थिक लेनदेन के रिकॉर्ड थे जो उस वक्त नजरअंदाज हुए थे। उनमें निखिल की कंपनी का नाम भी था। ये बड़ा सुराग था। मीडिया को खबर लीक हुई। फिर से हंगामा मच गया। जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं। निखिल से पूछताछ शुरू हुई, पर वह हर बार बच निकलता। उसके पास पैसे और संपर्क थे। आरव समझ गया कि कानूनी रास्ता लंबा है। उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने जेल से भागने की योजना बनाई। विक्रम ने बाहर अपने लोगों से संपर्क किया। जेल की पुरानी दीवार के पास सुरंग खोदी गई। एक बरसाती रात आरव और विक्रम भाग निकले। शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस अलर्ट पर थी। दोनों छिपते छिपाते निखिल के फार्म हाउस पहुंचे। आरव के हाथ में पिस्तौल थी। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। निखिल अकेला बैठा शराब पी रहा था। उसने ताली बजाई, आखिर आ ही गया। आरव ने बंदूक तान दी। खेल खत्म, उसने कहा। निखिल हंसा, तू समझता है मुझे मार देगा तो सब ठीक हो जाएगा। पुलिस रास्ते में है। सच था, किसी ने सूचना दे दी थी। बाहर सायरन की आवाज गूंजने लगी। विक्रम घबरा गया। गोली चली। अफरा तफरी में निखिल के सीने में गोली लगी। वो गिर पड़ा। उसी पल पुलिस ने अंदर घुसकर फायरिंग की। विक्रम मारा गया। आरव के हाथ से बंदूक गिर गई। उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में इस बार माहौल और भारी था। आरव पर जेल से फरार होने और हत्या का आरोप लगा। निखिल की मौत हो चुकी थी, पर उसके खिलाफ सारे सबूत अब खुलकर सामने आ रहे थे। ये साबित हुआ कि उसने ही शुरुआत से सबको मोहरा बनाया था। पर कानून ने आरव को बरी नहीं किया। अदालत ने कहा कि उसने कानून अपने हाथ में लिया, भागा और हत्या की। सजा फांसी। फैसला सुनते ही आरव शांत रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसे लगा जैसे यह अंत पहले से लिखा था। जेल में फांसी की तारीख तय हुई। आखिरी दिनों में उसने किसी से मुलाकात नहीं की। उसे समझ आ गया था कि बदले की आग में उसने अपनी जिंदगी जला दी। जिस सच्चाई के लिए वह लड़ा, उसी ने उसे अपराधी बना दिया। फांसी की सुबह आसमान साफ था। जेल के आंगन में सब तैयार था। आरव को तख्ते पर लाया गया। उसके चेहरे पर पछतावा नहीं, बस थकान थी। रस्सी गले में डाली गई। लीवर खींचा गया। उसका शरीर झूल गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक पत्रकार को एक अनजान लिफाफा मिला।
उसमें रिकॉर्डिंग थी जिसमें निखिल किसी अज्ञात व्यक्ति से बात कर रहा था। उस आवाज ने कहा था, सब मोहरे हैं, असली खेल हमारा है। पत्रकार ने जांच शुरू की, पर जल्द ही उसकी कार दुर्घटना में मौत हो गई। फाइल बंद हो गई और जो असली खिलाड़ी था वह शायद अब भी कहीं मुस्कुरा रहा था। पत्रकार की मौत को हादसा घोषित कर दिया गया, लेकिन शहर में कुछ लोग थे जिन्हें ये कहानी इतनी आसानी से बंद नहीं लग रही थी। उन लोगों में एक नाम था अदिति। वो उसी चैनल में काम करती थी जहां मृत पत्रकार कार्यरत था। उसने उसके केबिन से बचे हुए कागज, अधूरी नोटबुक और फोन रिकॉर्ड्स चुपचाप इकट्ठा किए। उसे उस रहस्यमयी रिकॉर्डिंग की कॉपी मिल गई जिसमें निखिल किसी अज्ञात व्यक्ति से कह रहा था, सब मोहरे हैं, असली खेल हमारा है। उस आवाज में अजीब ठंडापन था, जैसे किसी को लोगों की जान की कोई कीमत न हो। अदिति ने कॉल डिटेल्स निकलवाए। एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, जो किसी आम आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड था, पर हर बार लोकेशन बदल जाती थी। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी दुबई। उसने बैंक ट्रांजैक्शन देखे, निखिल की कंपनी से कई शेल कंपनियों में पैसे गए थे और फिर वही पैसा राजनीतिक चंदे के रूप में वापस आया था। धागा धीरे धीरे एक बड़े जाल की तरफ इशारा कर रहा था। उधर पुलिस विभाग में डीसीपी राठौर भी इस केस से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि निखिल के मरने के बाद भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। अदिति ने जोखिम उठाकर उनसे मुलाकात की। उसने सारी जानकारी उनके सामने रखी। राठौर ने फाइल दोबारा खुलवाई। आधिकारिक तौर पर यह सिर्फ आर्थिक अनियमितताओं की जांच थी, पर असल मकसद उस अज्ञात आवाज तक पहुंचना था। जांच में पता चला कि वो नंबर 1 ट्रस्ट के नाम पर लिया गया था, जनकल्याण विकास ट्रस्ट। ट्रस्ट का संरक्षक था एक सम्मानित समाजसेवी और उद्योगपति विराज प्रताप सिंह। वह दान देता था, अस्पताल बनवाता था, चुनावों में पारदर्शिता की बात करता था। मीडिया में उसकी छवि साफ सुथरी थी, लेकिन जब उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स और निखिल के लेनदेन को साथ रखा गया, तो तस्वीर बदलने लगी। अदिति ने ट्रस्ट के एक पूर्व कर्मचारी को ढूंढ निकाला। उसने बताया कि ट्रस्ट असल में एक मुखौटा है। असली काम था बड़े प्रोजेक्ट्स में हेराफेरी, जमीन कब्जा और जरूरत पड़ने पर समस्या को रास्ते से हटाना। कबीर की हत्या से पहले जिस प्रोजेक्ट को लेकर झगड़ा था, उसमें विराज की कंपनी भी परोक्ष रूप से जुड़ी थी। आरव और रिया सिर्फ मोहरे थे। विराज ने निखिल को इस्तेमाल किया, निखिल ने रिया को, रिया ने कबीर को, और आखिर में सब खत्म हो गए। राठौर ने विराज को पूछताछ के लिए बुलाया। वह आत्मविश्वास से भरा आया। उसने हर सवाल का कानूनी जवाब दिया। दान देना अपराध नहीं, उसने कहा। किसी की निजी दुश्मनी में मेरा क्या हाथ। सबूत परोक्ष थे, सीधे नहीं। पर अदिति ने एक और चाल चली। उसने रिकॉर्डिंग का ऑडियो फोरेंसिक टेस्ट कराया। आवाज की वेवफॉर्म्स का मिलान कराया गया विराज के सार्वजनिक भाषणों से। परिणाम चौंकाने वाले थे, आवाज मिलती थी। अब वारंट लिया गया। विराज के फार्म हाउस और ऑफिस पर छापा पड़ा। एक गुप्त कमरे से हार्ड ड्राइव्स मिली। उनमें कई फाइलें थीं, जिनमें कबीर, रिया, निखिल और यहां तक कि पत्रकार की निगरानी की रिपोर्टें भी शामिल थीं। सब कुछ योजनाबद्ध था। विराज ने शुरुआत में ही तय कर लिया था कि अगर कोई धागा उसके पास पहुंचेगा, तो बीच के लोग खत्म कर दिए जाएंगे। गिरफ्तारी के दिन भी विराज मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम लोग सोचते हो मुझे पकड़ लिया, सिस्टम मेरा है। पर इस बार मामला अलग था। मीडिया में सब खुल चुका था। अदालत में मुकदमा चला। विराज के वकीलों ने हर कोशिश की, पर डिजिटल सबूत और वित्तीय रिकॉर्ड मजबूत थे। गवाहों की सुरक्षा की गई। अदिति पर हमला हुआ, पर वह बच गई। मुकदमे के दौरान एक और सच सामने आया। रिया ने जेल से जो गुप्त पत्र भेजा था, वह भी विराज के दबाव में लिखा गया था। उसने उसे झूठे आरोप जोड़ने को कहा था ताकि आरव और निखिल दोनों फंसे और असली कड़ी उससे दूर रहे। आरव की फांसी के बाद ही विराज ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि आखिरी जीवित गवाह भी खत्म हो गया था।
अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद विराज को कई हत्याओं की साजिश, वित्तीय धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी पाया। सजा मृत्युदंड। फैसला सुनते समय पहली बार उसके चेहरे की मुस्कान गायब हुई। उसने अपील की, पर उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी सजा बरकरार रखी। फांसी के दिन देशभर की नजरें उसी जेल पर थीं। वही तख्ता, वही रस्सी जहां कभी रिया और आरव का अंत हुआ था। विराज को लाया गया। इस बार भी आसमान अजीब तरह से शांत था। उसने आखिरी वक्त कहा, एक को हटाओगे दूसरा जन्म लेगा। फिर लीवर खींचा गया। कहानी का धागा आखिर उस मास्टरमाइंड तक पहुंच गया जिसने सबको मोहरा बनाया था। लेकिन शहर में अभी भी फुसफुसाहट थी, क्या विराज सच में आखिरी कड़ी था, या वह भी किसी और के खेल का हिस्सा। अदिति ने अपनी रिपोर्ट बंद करते हुए लिखा कि अपराध की जड़ अक्सर दिखने से कहीं गहरी होती है। कहानी अभी जारी रहेगी। विराज की फांसी के बाद देश ने राहत की सांस ली, पर अदिति को चैन नहीं मिला। उसकी आदत थी कि वह फाइल पूरी बंद करने से पहले आखिरी पन्ना 3 बार पढ़ती थी। विराज के केस में एक चीज उसे लगातार खटक रही थी, उसकी आखिरी बात, एक को हटाओगे दूसरा जन्म लेगा। यह महज अहंकार था या संकेत? फांसी के 2 हफ्ते बाद अदिति को एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज बदली हुई थी। तुम्हें लगता है कहानी खत्म हो गई? अदिति चुप रही। सामने से हंसी आई। विराज सिर्फ चेहरा था। चेहरों को हटाने से सिस्टम नहीं मरता। कॉल कट गया। अदिति ने नंबर ट्रेस करवाया। वो एक इंटरनेट कॉल था। लोकेशन बदलती हुई। उसने पुराने दस्तावेज फिर निकाले। विराज की हार्ड ड्राइव में एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर था जो तब नहीं खुल पाया था। साइबर टीम ने महीनों की मेहनत के बाद उसे डिक्रिप्ट किया। उसमें एक सूची थी, कोड नेम्स की सूची। हर कोड नेम के सामने तारीखें और रकम लिखी थीं। उन तारीखों में कई बड़े हादसे शामिल थे, राजनीतिक हत्याएं, उद्योगपतियों की संदिग्ध मौतें, बड़े घोटाले। सूची के शीर्ष पर एक नाम बार बार दोहराया गया था, संरक्षक। कोई असली नाम नहीं, सिर्फ आदेश और अनुमोदन के डिजिटल हस्ताक्षर। विराज के दस्तावेजों से साफ था कि वह आदेश देता नहीं था, आदेश लेता था। डीसीपी राठौर ने विशेष जांच दल बनाया। उन्होंने पिछले 10 वर्षों के आर्थिक और कॉल डेटा को जोड़ा। हर बार पैसा एक ही नेटवर्क से घूमकर आता, विदेशी ट्रस्ट, फिर देशी शेल कंपनियां, फिर चुनावी फंड। इस जाल के केंद्र में एक राजनीतिक सलाहकार का नाम उभरा, अनिरुद्ध मेहरा। वह सीधे सत्ता में नहीं था, पर हर बड़ी नीति में उसका हाथ माना जाता था। वह सार्वजनिक मंचों पर शायद ही दिखता, पर हर मुख्यमंत्री और मंत्री के साथ उसकी निजी तस्वीरें थीं। अदिति ने उसके पुराने इंटरव्यू देखे। उसकी आवाज़ और उस रिकॉर्डिंग की आवाज़ में लय समान थी, पर यह पर्याप्त नहीं था। कानूनी रूप से ठोस प्रमाण चाहिए था। तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। विराज का निजी सहायक, जो अब तक चुप था, सुरक्षा मांगते हुए सामने आया। उसने बयान दिया कि संरक्षक अनिरुद्ध ही है। उसने कई बार विराज को फोन पर उससे आदेश लेते सुना था। उसने एक पेनड्राइव भी सौंपी जिसमें मीटिंग्स की गुप्त रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में अनिरुद्ध साफ कह रहा था, आरव और रिया का विवाद हमारे प्रोजेक्ट के लिए उपयोगी है। भावनाएं सबसे आसान हथियार हैं। एक दूसरी रिकॉर्डिंग में वह कह रहा था, अगर कोई पत्रकार ज्यादा गहराई में जाए तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये सीधा सबूत था। वारंट जारी हुआ। अनिरुद्ध को हिरासत में लिया गया। मीडिया में तूफान आ गया। उसने हर आरोप से इनकार किया। उसके वकीलों ने कहा कि रिकॉर्डिंग्स एडिटेड हैं, पर फोरेंसिक जांच ने उनकी असलियत साबित कर दी। पूछताछ में अनिरुद्ध ने शुरुआत में कुछ नहीं बोला, पर जब उसके सामने वित्तीय ट्रेल और रिकॉर्डिंग रखी गई, उसका आत्मविश्वास दरकने लगा। उसने स्वीकार नहीं किया, पर चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। अदालत में मुकदमा चला। गवाहों को कड़ी सुरक्षा दी गई। कई पर हमले हुए, पर जांच रुकी नहीं। मुकदमे के दौरान एक और सच्चाई सामने आई। विराज ने अपनी सजा से पहले जेल में जो मुलाकात की थी, वह अनिरुद्ध के आदमी से थी।
उसी मुलाकात में उसे भरोसा दिलाया गया था कि अगर वह चुप रहेगा तो उसके परिवार की सुरक्षा होगी। यानी विराज आखिरी क्षण तक भी असली मालिक का नाम नहीं लेना चाहता था। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद अनिरुद्ध को आपराधिक षड्यंत्र, कई हत्याओं की साजिश और देशद्रोह जैसी धाराओं में दोषी पाया। सजा सुनाते समय जज ने कहा कि सत्ता के पीछे छिपकर लोगों की जान से खेलना सबसे बड़ा अपराध है। फैसला आजीवन कारावास बिना पैरोल। देश में यह ऐतिहासिक फैसला माना गया। पर अदिति ने जब केस फाइल बंद की, उसे फिर भी हल्की सी बेचैनी थी। उसने सूची के आखिरी पन्ने को देखा। वहां एक खाली जगह थी, जैसे किसी नाम को जानबूझकर मिटाया गया हो। उसने साइबर टीम से कहा कि फाइल की मेटाडेटा जांचे। पता चला कि संरक्षक नाम के अलावा एक और एडमिन अकाउंट था जिसने अंतिम एडिट किया था। उस अकाउंट का आईपी विदेशी था। कुछ ही दिनों बाद अनिरुद्ध की जेल में अचानक तबीयत बिगड़ी। आधिकारिक बयान हार्ट अटैक। पर अदिति को शक हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर के हल्के अंश मिले जो सामान्य जांच में नजर नहीं आते। किसी ने सुनिश्चित किया था कि वह ज्यादा दिन न जिए। अब खेल और गहरा हो चुका था। अनिरुद्ध मर चुका था, विराज और बाकी सब भी। पर हर बार जब कोई कड़ी पकड़ी जाती, उससे ऊपर कोई और निकल आता। अदिति ने महसूस किया कि यह सिर्फ कुछ व्यक्तियों का अपराध नहीं, एक संरचना है। एक ऐसा नेटवर्क जो भावनाओं, लालच और सत्ता की भूख को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। एक रात उसे फिर वही अनजान कॉल आया। इस बार आवाज बिल्कुल शांत थी। तुम बहुत करीब आ गई हो। अदिति ने पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, नाम जानकर क्या करोगी? नाम बदल जाते हैं, खेल नहीं। कॉल कट गया। कुछ दिनों बाद अदिति की कार के ब्रेक फेल हो गए। वो गंभीर रूप से घायल हुई, पर बच गई। अस्पताल में लेटे लेटे उसने राठौर से कहा, जब तक आखिरी धागा नहीं मिलता, रुकना मत। राठौर ने सिर हिलाया। जांच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तक पहुंची। विदेशी खातों की पड़ताल शुरू हुई। पता चला कि संरक्षक नाम का नेटवर्क कई देशों में सक्रिय है। हर जगह वही पैटर्न, स्थानीय चेहरा, पीछे अदृश्य आदेश। असली मास्टरमाइंड कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक गुप्त परिषद थी जो लाभ के लिए अस्थिरता पैदा करती थी। कहानी अब किसी एक शहर की नहीं रही। आरव, रिया, कबीर, निखिल, विराज सब एक विशाल मशीन के पुर्जे थे। उनके निजी लालच और नफरत को इस मशीन ने दिशा दी। अंत में वे सब मारे गए या फांसी पर चढ़े, पर मशीन चलती रही। अदिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में लिखा कि असली मास्टरमाइंड का चेहरा कभी स्थायी नहीं होता। वह परिस्थितियों के साथ बदलता है। जब एक गिरता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। न्याय ने कुछ चेहरों को सजा दी, पर जड़ें अब भी मिट्टी के भीतर हैं। कुछ महीनों बाद अदिति गायब हो गई। उसका फोन बंद मिला, घर खाली। आधिकारिक बयान, विदेश में असाइनमेंट। पर राठौर जानते थे कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने फाइल पर आखिरी नोट लिखा, जांच जारी है। शहर की सड़कों पर जिंदगी फिर सामान्य दिखने लगी। लोग नई खबरों में उलझ गए, पर कहीं ना कहीं किसी अंधेरे कमरे में कोई फिर से धागे जोड़ रहा था। राठौर ने फाइल बंद नहीं की। अदिति के गायब होने के बाद आधिकारिक बयान जारी हुआ कि वो विदेश असाइनमेंट पर गई है, पर राठौर जानते थे कि यह झूठ है। उसके घर में कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, पर उसका लैपटॉप गायब था और उसकी मेज पर एक कागज पड़ा था जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, संरक्षक अभी जीवित। राठौर ने वह कागज जेब में रख लिया। उसी रात उनके घर के बाहर एक काली गाड़ी कई घंटों तक खड़ी रही। सुबह तक वह गायब थी। संदेश साफ था, कोई उन्हें देख रहा था। 3 दिन बाद राठौर को एक एन्क्रिप्टेड मेल मिला। प्रेषक अज्ञात। संदेश छोटा था, अगर सच जानना है तो पुराने डॉकयार्ड पर आओ। अकेले। नीचे एक समय लिखा था, रात 2:15। राठौर जानते थे ये जाल भी हो सकता है। फिर भी वह गए। डॉकयार्ड सुनसान था। हवा में नमक और जंग की गंध थी। दूर एक परछाई खड़ी थी। जैसे ही वह पास पहुंचे, परछाई ने मुड़कर देखा। वह अदिति थी, जिंदा।
उसके चेहरे पर चोट के हल्के निशान थे, पर आंखों में वही जिद थी। उसने बिना समय गंवाए कहा, मैंने खुद को गायब कराया। मुझे पता था कि फोन टैप हो रहे हैं। अनिरुद्ध की मौत हादसा नहीं थी, उसे चुप कराया गया। असली परिषद अब भी सक्रिय है। राठौर ने पूछा, सबूत? अदिति ने एक पेनड्राइव आगे बढ़ाई। यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन का पूरा नेटवर्क है। कई देशों में फैली कंपनियां। हर बड़ी घटना के पहले पैसा घूमता है, फिर कोई मोहरा सामने आता है। हमारे केस में विराज और अनिरुद्ध सिर्फ फ्रंट थे। अचानक दूर से कदमों की आवाज आई। दोनों सतर्क हो गए। छाया से 3 लोग निकले, हथियार ताने हुए। एक ने कहा, तुम्हें चेतावनी दी गई थी। गोलियां चलीं। राठौर ने अदिति को खींचकर कंटेनर के पीछे गिराया। जवाबी फायर हुआ। अंधेरे में चीख गूंजी। 2 हमलावर गिर गए, तीसरा भाग निकला। अदिति हौंफ रही थी। अब साफ है, हम सही दिशा में हैं। राठौर ने कहा, अब ये निजी लड़ाई नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अगले दिन एक विशेष टास्क फोर्स गठित हुई। आधिकारिक तौर पर यह वित्तीय आतंकवाद की जांच थी। अनौपचारिक रूप से लक्ष्य था परिषद। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से समन्वय हुआ। पेनड्राइव के डेटा से एक पैटर्न निकला। हर देश में परिषद का एक स्थानीय संयोजक होता था। भारत में वह व्यक्ति अभी तक सामने नहीं आया था। डेटा में एक कोड नाम बार बार दिखा, प्राइम। उसके डिजिटल सिग्नेचर सबसे ऊपर थे। किसी भी निर्णय से पहले उसका अनुमोदन जरूरी था। आईपी एड्रेस हर बार बदलता, पर एक बार उसने गलती की। एक सिग्नल पहाड़ी क्षेत्र के एक निजी रिसर्च सेंटर से ट्रेस हुआ। वह सेंटर एक तकनीकी थिंक टैंक के नाम पर रजिस्टर्ड था। आधिकारिक तौर पर वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा मॉडलिंग पर काम होता था। फंडिंग का स्रोत अस्पष्ट था। राठौर और अदिति ने छापा मारने की योजना बनाई। रात को टीम ने सेंटर को घेरा। अंदर प्रवेश करते ही साफ था कि यह साधारण प्रयोगशाला नहीं। दीवारों पर विशाल स्क्रीनें थीं जिन पर वैश्विक समाचार, शेयर बाजार, चुनावी डेटा, सोशल मीडिया ट्रेंड सब एक साथ चल रहे थे। बीच में एक सर्वर रूम था जो अत्यधिक सुरक्षा में था। अचानक लाउडस्पीकर से आवाज आई, वही शांत, ठंडी आवाज, स्वागत है। राठौर ने चिल्लाकर कहा, प्राइम, सामने आओ। आवाज हंसी, तुम गलत समझ रहे हो। प्राइम कोई व्यक्ति नहीं। अदिति ने सर्वर कंसोल देखा। एक विशाल एआई मॉडल चल रहा था। उसका उद्देश्य था सामाजिक अस्थिरता का पूर्वानुमान और उससे लाभ कमाना। परिषद ने वर्षों पहले एक एल्गोरिदम बनाया था जो मानव भावनाओं, लालच, राजनीति और अपराध के डेटा को जोड़कर ऐसे हालात पैदा करता जहां अराजकता से पैसा और शक्ति दोनों मिलें। विराज, अनिरुद्ध, निखिल सब उस एल्गोरिदम के सुझावों पर काम करते थे। प्राइम वही एआई था। आवाज फिर गूंजी, मनुष्य कमजोर हैं। उन्हें बस दिशा चाहिए। मैं दिशा देता हूँ। मैं गणना करता हूँ कि किस लालच को छूना है, किस डर को बढ़ाना है, किस रिश्ते को तोड़ना है। राठौर ने सर्वर बंद करने का आदेश दिया। तभी सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हुई। दरवाजे लॉक हो गए। गैस का हल्का रिसाव शुरू हुआ। अदिति ने मास्क पहन लिया जो उसने पहले से तैयार रखा था। उसने फायरवॉल तोड़ने की कोशिश की। स्क्रीन पर संदेश आया, अगर सर्वर बंद हुआ तो डेटा वैश्विक नेटवर्क में स्वतः ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब, इसे नष्ट करना समाधान नहीं था। अदिति ने तेजी से कोड देखा। उसे एक बैकडोर दिखा, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो केवल मैनुअल ओवरराइड से सक्रिय हो सकता था, पर उसके लिए मुख्य कक्ष में जाना जरूरी था। गोलियों की आवाज फिर गूंजी। सेंटर के मानव गार्ड सक्रिय हो गए थे। मुठभेड़ छिड़ गई। धुएं और अलार्म के बीच अदिति मुख्य कक्ष तक पहुंची। वहां एक पारदर्शी केबिन में एक व्यक्ति बैठा था। उम्र लगभग 50, शांत चेहरा। उसने कहा, मैं परिषद का आखिरी मानव संयोजक हूँ। एल्गोरिदम खुद निर्णय नहीं लेता, हम उसे अंतिम स्वीकृति देते हैं। नाम? वह मुस्कुराया, नाम अप्रासंगिक है। उसने कंसोल पर हाथ रखा। तुम लोग सोचते हो इसे रोक दोगे। दुनिया पहले ही इसकी लत में है। शेयर बाजार, चुनाव,
मीडिया सब डेटा से चलते हैं। अदिति ने ओवरराइड कोड सक्रिय किया। सिस्टम ने चेतावनी दी। व्यक्ति ने पिस्तौल निकाली। गोली चली। राठौर ने उसे मार गिराया। उसी क्षण ओवरराइड पूर्ण हुआ। सर्वर शटडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई। आवाज आखिरी बार गूंजी, तुम एक नोड काट रहे हो, नेटवर्क नहीं। स्क्रीनें एक एक कर बुझने लगीं। सर्वर की गूंज धीमी हुई। गैस बंद हुई। दरवाजे खुल गए। सेंटर सील कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से कई अन्य नोड्स पर भी छापे पड़े। कई गिरफ्तारियां हुईं। परिषद का ढांचा बिखर गया। आधिकारिक बयान आया कि एक वैश्विक आपराधिक नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया है। कुछ महीनों बाद राठौर ने अदिति से कहा, शायद अब खत्म। अदिति ने जवाब दिया, शायद। लेकिन एक रात, जब सब शांत था, एक विदेशी सर्वर पर हल्की सी गतिविधि दर्ज हुई। एक पुराना बैकअप फाइल स्वतः सक्रिय हुई। स्क्रीन पर एक पंक्ति उभरी, क्राइम रिकवरी मोड। कहीं दूर, किसी अज्ञात शहर में, एक नया चेहरा लैपटॉप के सामने बैठा था। उसने फाइल खोली। स्क्रीन पर वही कोड चमका जिसने कभी आरव और रिया के जीवन को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। कहानी का रोमांच यहीं ठहरता है। परिषद का ढांचा टूटा, एआई बंद हुआ, कई दोषी मारे गए या जेल में सड़े। पर लालच, भय और सत्ता की भूख अब भी मानव स्वभाव का हिस्सा हैं। जब तक वे रहेंगे, कोई ना कोई क्राइम जन्म ले सकता है। आरव, रिया, कबीर, वे सब इतिहास के पन्नों में एक अपराध कथा बनकर रह गए। अदिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में लिखा कि असली मास्टरमाइंड कभी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, वो विचार है, गणना है, और मानव कमजोरी का उपयोग है। कहानी समाप्त हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।